खबरें अभी तक पर लगातार आप सुबह से अपडेट के साथ देख रहे हैं चुनाव के नतीजे, और लगातार कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है जो लोगों को चौंका भी रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एकदम से माहौल बदला है, कहते हैं ना कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसी बीच एक और खबर, ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से। कांग्रेस की फिलहाल 2 सीटों पर जीत, राजस्थान में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। रुझानों में बीजेपी आगे चली, लेकिन जो बिल्कुल क्लियर नतीजे हो चुके हैं, विद्याधर नगर से बीजेपी की दिव्या कुमारी जीती है। झालरापाटन से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी जीत हासिल कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है, 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हो चुकी है। वसुंधरा राजे ने भी चुनाव जीत लिया है, तो वहीं दिव्या कुमारी ने भी चुनाव जीत लिया, और दिव्या कुमारी भी इस बार काफी चर्चाओं में राजस्थान के अंदर। बाकी आप ये टैली देख रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी के रुझानों की अगर बात की जाए तो 111 के साथ लगातार बढ़त पर है, 72 पर कांग्रेस, 16 पर अदर्स अन्य पार्टियां। मध्य प्रदेश में 161 पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, बन रही है, जश्न मनना शुरू हो चुका है। कांग्रेस को उम्मीद नहीं होगी कि इतना कम आंकड़े पर कांग्रेस सिमट जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जिसको लेकर कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, जिस राज्य को लेकर, वो भी कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है। और इन रुझानों की अगर बात की जाए, जब इस वक्त तक रुझान आ जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो पाता। तो राजस्थान कांग्रेस के हाथ से जा रहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से आ रही है, और छत्तीसगढ़ जिस राज्य को लेकर कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वो। लेकिन तेलंगाना में भी कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा। तेलंगाना में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वहां पर अपनी सरकार बनाने की रूपरेखा बिल्कुल तय कर दी है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, नमस्कार, स्वागत है आपका। रजवन दहिंदवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक चौधरी जी पहले से हमारे साथ जुड़े थे, और नेहा धवन जी भी पहले से हमारे साथ जुड़ी हुई थी बीजेपी से, और विवेक जी आपका भी स्वागत है, और मेरे सहयोगी कमल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर गुरमीत सर, ये जो रुझान अब तक हैं, और मुझे लगता है कि जब इस वक्त तक जब 1:30-2 बज जाते हैं, रुझानों के साथ में जो पार्टियां आगे नजर आती हैं, तो थोड़ा बहुत तो फर्क आता है, लेकिन अब ये नतीजों में तय होने वाले हैं। और इन नतीजों को, इन रुझानों को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आकलन करते हैं? जिस राज्य को, छत्तीसगढ़ को, कांग्रेस बहुत उम्मीदों से देख रही थी और बहुत मजबूत दावेदारी थी, वहां पर एग्जिट पोल में भी लगातार दिखाया जा रहा था, वो भी कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है। देखिए, अब जहाँ तक पहली बात जो आपने कही, पहले एक ज़माने में नासिर जी आपको याद होगा जब बैलेट पेपर हुआ करते थे तो उनकी मिक्सिंग होती थी पहले जी, और फिर काउंटिंग होती थी। अब जो होती है वोटिंग मशीन, वो एरिया वाइज खुलती है, तो इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं चेंज होने के, कि एक एरिया में किसी का बहुमत है, एक का। लेकिन जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, जितना मैं तो इसे लैंडस्लाइड ही कहूँगा, खासतौर पर मध्य प्रदेश में भी और इवन राजस्थान में, क्योंकि छोटी सी स्टेट है, उसमें अगर 20-30 सीटों का आप मार्जिन लेके जा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी जीत है। और इवन छत्तीसगढ़ में सुबह का जो ट्रेंड था वो अब पलट चुका है। सुबह के ट्रेंड जो 1 घंटे के थे, उसमें कांग्रेस वहाँ ठीक लग रही थी उसकी स्थिति, और मेजॉरिटी की तरफ जा रही थी, बल्कि एक समय में 56 वगैरह हो रही थी, तो वो चेंज हुआ है। लेकिन अब इसमें फर्दर कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। तो जो देखिए, जहां पर तेलंगाना में कांग्रेस जीती जरूर है, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी से उसका मुकाबला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी से जो सीधा मुकाबला था वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में था, और तीनों जगह ही एक बड़ी जीत वो लेके जा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब 24 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। मैं ये नहीं कहता जैसे कई लोग कहते हैं सेमीफाइनल है, क्योंकि हर मैच अलग होता है, हर चुनाव भी अलग होता है। आपने देखा ही विश्व कप में भारत के साथ क्या हुआ, सेमीफाइनल में कितना अच्छा जीते और फाइनल में एकदम लड़खड़ा गए। तो लेकिन ये बात जरूर है कि 24 से पहले एक बड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो चीजें करी, कुछ नए प्रयोग करे, आप जानते हैं लगभग 1.5 दर्जन या 18 के करीब अगर मैं सही हूं, तो एमपी उन्होंने चुनाव पे उतार दिए। बिल्कुल, मंत्री तक, बड़े बड़े मंत्री। आज भी लोगों को किसी को ये पता नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। तो यानी एक तरह से चेहरा विहीन चुनाव लड़के भी वो जीत गए। कई बार वो चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी जो है क्या बोले, जब ग्रह ठीक चल रहे होते हैं तो सारे दांव शायद सही पड़ते हैं, और फिर हम लोग भी ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं। नहीं तो हम इन्हीं चीजों को उनकी कमी बता रहे होते कि उनके पास चेहरा नहीं था और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को उतार दिया और ये कर दिया वो कर दिया।
तो वो अब उनके सितारे बुलंद हैं और वो उसी तरफ आगे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल आए थे जी। हर बार ऐसा होता है, इस बार भी एग्जिट पोल की जो वो है वो साग पे बट्टा लगा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5-6 जितने मैंने देखे वो सभी कांग्रेस को मेजोरिटी दे रहे थे। बिल्कुल। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मिक्स था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक माहौल बना रखा था कि मध्य प्रदेश में बहुत टफ फाइट है और बीजेपी हार रही है। ये जब इन्होंने एमपीज वगैरह उतारे तब भी उसका एक अर्थ ये निकाला गया कि इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है, और राजस्थान में अगेन ऐसा लग रहा था। लेकिन कुल मिला के तीनों राज्यों में बहुत क्लीन विक्ट्री है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो दिल है वो उछल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब शाम को आपको मालूम है वही होता है, मोदी जी पहुंचेंगे सच धज के साथ वहां पे कार्यालय पर, वहाँ नड्डा जी और अमित शाह का स्वागत करेंगे। फिर 1 घंटे का लंबा भाषण होगा, तो ठीक है उनका मौका है और वो कर सकते हैं उस बात। लेकिन अब हम लोगों की दिलचस्पी है, पत्रकार शायद जैसे आपने कहा रिजल्ट तो स्टेबल हो चुके हैं, अब इस बात पे है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे इन 3 राज्यों में। मैं इस पर अगले सेगमेंट में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन केवल ढींगरा जी, जाहिर सी बात है चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन कांग्रेस के लिए झटका है। आप राजस्थान में रिपीट की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में दावा हो रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ हाथ से जाना, और जो फिलहाल लग रहा है माहौल कि वो जा रहा है हाथ से, तेलंगाना में आ पाए हैं, लेकिन बीजेपी से सीधा मुकाबला कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित होता है, इसलिए तीनों राज्यों में हार गए, जिस तरह से एक जिक्र किया डॉक्टर गुरमीत ने। नहीं देखिए, तेलंगाना में तो लड़ाई बीजेपी से थी नहीं, बीआरएस से थी। थोड़ा सा मैं इसमें आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, शायद कांग्रेस जो है वो ये बात लोगों तक पहुंचाने में पूरी तरह से सफल नहीं हुई। मे बी एक तो सिलेंडर की बात, जिस तरह से 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का कर दिया था बीजेपी ने, हमने कहा कि हम 500 रुपए का सिलेंडर जो है पब्लिक को मुहैया कराएंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने इस तरह के मुद्दे और जो हमने गारंटीज दी थी वो शायद लोगों तक नहीं पहुंच पाई होंगी, क्योंकि हम मेन टीवी चैनल्स पे शायद नहीं है, हम सोशल मीडिया पे हैं, और सोशल मीडिया पे शायद हम पूरी पब्लिक को वो बात नहीं पहुंचा पाए होंगे कि कांग्रेस किस तरह से चाहती है और बीजेपी किस तरह से चाहती है। ये जरूर बात है कि बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट मुकाबला है, और जिस दिन भी बीजेपी का लोगों को समझ आ जाएगी कि हमारे देश पे 167 लाख करोड़ का लोन अभी देश पे हो चुका है, जो कि मोदी जी ने 9 साल के अंदर 112 लाख करोड़ हमारे देश पे लोन ले लिया ऑलरेडी, और अभी जो और बढ़ता ये लोन जो है अगर जिस तरह से चल रहा है तो ये घातक भी होगा हमारे देश के लिए कि लोन बढ़ रहा है और लोग मोदी जी को वोट देने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो इसका नुकसान भी है हमारे देश को, और हमारे देश के लोगों को भी नुकसान है, क्योंकि हमारे ही टैक्स का पैसा जो है वो लोगों तक जा रहा है, और हमारे ही टैक्स का पैसा लोग जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, और सरकार उसका किस तरह से दुरुपयोग कर रही है, टीवी चैनल्स को अपने कब्जे में लेकर के, सेंटर के सभी टीवी चैनल्स को जो है उसको बुलाने में और सारी चीज को बताने में। केवल ढींगरा जी, ठीक है, वो आप टीवी चैनल्स की जो भी है, क्या आप ये कह रहे हैं कि टीवी चैनल्स का साथ नहीं मिले इसलिए कांग्रेस हार गई? नहीं, मेरा मतलब आपका संगठन, आपका कैडर, आपके कार्यकर्ता, आपके नेता वो फेल हो गए इस मामले में? नहीं देखिए, हम जीत भी तो रहे हैं, हम तेलंगाना में जीत रहे हैं, यहां भी हम फाइट दे रहे हैं। अगर थोड़ी सी सीट हमारी कम आ रही है उसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल खत्म हो गए। नहीं सर, खत्म होने की बात मतलब ये नहीं है ना, कम हो रही है, सरकार जा रही है। देखिए, मैं सरकार जा रही है, सरकार जाने का ही तो बता रहा हूं। हाँ। कि हम कहीं ना कहीं लोगों तक अपनी बातें बताने में कम रह गए, क्योंकि सारा जो सेंटर का टीवी माध्यम है उसके ऊपर एक तरफा कब्जा है, और उस कब्जे का प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है और पिछले 9 साल से कर रही है। वहां हम जाने में कमजोर रहे, हम सिर्फ सोशल मीडिया पे जरूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हम लोगों को शायद कम अंतर पे उनको बताने में कामयाब रहे हैं। आप ये देखिए, मैं इस 4-5 स्टेटों का थोड़ा सा एक और आकलन करना चाहूंगा। महिलाओं की जहां तक बात है, महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया इस सरकार ने, और ये कह रहे हैं कि हमने योजनाएं लाई महिलाओं के लिए और महिलाओं ने हमें वोट दिया।
तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो प्रताड़ित हो रही हैं वो महिलाएं। आपने जंतर मंतर पे देखा किस तरह से महिला हमारे जो खिलाड़ी थे उनके साथ क्या व्यवहार किया, किस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्या व्यवहार किया और किस तरह से क्या हाल हुआ। चाह रहे थे, फिर मैं नेहा जी आपके पास आऊं। जी कमल जी। डेंगरा साहब, आप अभी तक आपने सभी राज्यों का आकलन किया होगा, आपको क्या लगता है कि खासकर मैं राजस्थान पर सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा क्योंकि बाकी मेहमानों के पास भी हम जाकर सवाल करेंगे। राजस्थान को लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी सरकार वहां पर थी, एक आंकड़ा बहुमत का था, सरकार आपने बनाई चलाई भी और आपके सक्सेसफुल चली भी, योजनाएं भी अच्छी आप लाए और आपने प्रचार भी किया। सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं यहाँ पर जो रुझानों में आपकी हार दिखाई दे रही है? देखिए, रुझान में अभी तक जो है 111 जो है वो मुझे बीजेपी की दिख रही है और 72 जो है वो कांग्रेस की दिख रही है जी। तो मुझे लगता है कि 30-35 सीटों का हेरफेर है। ठीक है, हम फाइट में तो हैं वहां पे, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा जो पीछे रहे हैं वो हम शायद में भी अपनी जो बात है लोगों तक वो शायद नहीं पहुंचा पाए। अच्छा, जो राजस्थान की जनता है, केवल डिंगरा जी, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आपसी मतभेद। केवल डिंगरा जी जी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, पब्लिक के दिमाग में तो ये भी चल रहा होगा। नहीं, वो तो कट्ठे हैं, लेकिन वसुंधरा और बीजेपी का बात करिए ना आप। वसुंधरा और बीजेपी में आपस में खटपट है बहुत जोरदार, अभी भी है। अभी भी ये मुख्यमंत्री का दावा, अभी गुरमीत सिंह जी ने कहा कि अभी भी ये दावा नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसका मतलब जो वसुंधरा राजे पहले मुख्यमंत्री रही हैं उनके ऊपर दाव नहीं खेला गया। एमपी में भी होने वाला है, तो एमपी में भी होने वाला है। मैं आता हूं और मैं आपको सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं, जहां तक हम जिस मामले में कमजोर नजर आ रहे हैं वो है सबसे बड़ा जो मेन टीवी माध्यम है। अच्छा। जो जनता के बीच में हर टाइम पे टीवी चलता है, वो जो है वहां पे हम बहुत कमजोर हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते कि उस पे हमारा मोदी जी का 167 लाख करोड़ का लोन है। ये अलग है, इस पर आखिर में बात करेंगे। डिंगरा साहब की बात से एक बात और निकल कर सामने आई कि टीवी चैनल भी सरकार बना सकते, गिरा भी सकते। चलिए, बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात सही कह रहा हूं कि 9 साल से लगातार एक ही तरफ फील्डिंग जो टीवी चैनल्स कर रहे हैं, हो सकता है लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस की खिलाफत और बीजेपी के हक में जो है वो चल रहे हो, जिससे हमारा नुकसान हुआ हो। नेहा जी। हाँ जी, देखिए कितनी जल्दी जो है वो कमल ढींगड़ा जी ने अपनी कांग्रेस की गलत रणनीतियों का, गलत विचारधारा का और अपनी भ्रष्टाचार की नीतियों का जो है हल्फनामा तो पेश किया नहीं, लेकिन उसका ठीकरा, अपनी हार का ठीकरा जो है वो किसी और पर डाल दिया, मीडिया चैनल्स पर डाल दिया, टीवी चैनल। कमल ढींगरा जी, इतनी ज्यादा आपने कोशिश की अपनी हार को छिपाने की, लेकिन अगर आप अपना आईना अपनी तरफ करते और कांग्रेस की गलत रणनीति को देखते तो आपको शायद समझ में आता कि आज राजस्थान में आपसे सरकार क्यों छीन रही है और मध्य प्रदेश में इतने लंबे समय से आप गायब हैं और आपको अभी भी सत्ता में लाना वापस जो है मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं सोचा है। देखिए कितनी है भारतीय जनता पार्टी 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट डाल रहे हैं और चौथी बार फिर से इतने लार्ज नंबर से 161 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं और आप 66 पर खड़े हैं। परसेंटेज देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने आज भी हमारे साथ अपना मत बना के रखा है, अपना मन बना के रखा है, तो कुछ ना कुछ बात तो सरकार की नीतियों में होगी ही, चाहे आप कितनी निंदा करें, लेकिन सरकार ने जो काम जनता के लिए किया, जनता उसको समझ रही है। कांग्रेस के कार्य समझे नहीं समझे इस बात से क्या कर, जहां हमने काम किया है, जिन लोगों के लिए विकास की नीतियां हम लाए हैं, जिन लोगों का अंत्योदय हम कर रहे हैं, जिन लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लीक से हटे लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने हमें पहचाना, उन लोगों ने हमें अपना और नेहा धवन जी, आपने टीवी पर कब्जा कर लिया है। टीवी के हिसाब से आपका प्रचार ज्यादा होता है, ये भी आपकी जीत का फैक्टर है केवल ढींगरा जी के मुताबिक। देखिए, केवल ढींगरा जी तो एक बहाना तो चाहिए ना, अब अपनी हार छिपाने के लिए कहाँ जाएंगे, किसके ऊपर करेंगे? ये तो कह नहीं सकते कि आपसी कलह है, ये कह नहीं सकते कि हमारे पास में माननीय नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा नहीं है, ये तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि पनौती कहने वाले जो थे अब आज खुद शायद पनौती बनते नजर आ रहे हैं। अब ये तो कह नहीं सकते हैं कमल ढींगरा जी, तो कोई ना कोई तो अपनी फेस छुपाने के लिए कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए। तो ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर साधन उन्होंने ढूंढ लिया कि मीडिया पर कहिए। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, क्या आज बड़े टीवी चैनल्स की बजाय क्या कांग्रेस आज सोशल मीडिया को उनसे ऊपर मान रही है, ऑथेंटिकेटेड मान रही है? अगर प्रेस और
टीवी चैनल्स पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को तवज्जो अगर कांग्रेस नहीं दे रही, तो क्या सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी सच्चाई को पेश कर रहे हैं? सोशल मीडिया तो कोई ऑथेंटिकेटेड सर्वे माध्यम भी नहीं माना जाता है। कैसी बात कर रहे हैं कंवल जी आप? मैं आता हूं आपके पास। रजवन दहीनवाल जी, ये चुनाव के नतीजे एक राजनीतिक पार्टी के लिहाज से आपको क्या संदेश देते हैं इन राज्यों के? हालांकि आपने तो वहां पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हाँ, एक और पार्टी हरियाणा की जेजेपी, उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा, उनके बारे में पूछेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, और इसका हरियाणा के लिहाज से अगर हम देखें, क्या असर नजर आता है? हर स्टेट का एक अलग जी, और हरियाणा भी उनसे अछूता नहीं। राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात है, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के पार्टी की सरकार, यहाँ की जनता बीजेपी की शासन से, वहां पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वहां पर कांग्रेस योजनाएं बनी, वो जनता को पसंद नहीं आई और उसकी रजवन जी की आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही। रजवन जी, आपकी आवाज जी, रजवन जी एक बार और आप बोलिए फिर। जी, क्या मेरे को सुन पा रहे हैं नासिर जी? आपकी रुक रुक कर आवाज आ रही है, शायद आप एक बार फिर से अपनी बात जारी रखिए, आप बोलिए। जी नासिर जी, तो मैं यही चीज बताना चाह रहा था कि कांग्रेस ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो नीतियां बनाई हैं, वो जनता तक पसंद नहीं, और उसी की वजह से वहां पर जनता पार्टी को चुना गया। ये भी कह सकते हैं वहां पर कि वहां पर और कोई पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी जिसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ा। अगर वहां पर कोई और पार्टी होती जो मजबूत स्थिति में होती तो शायद हालात वहां के ये नहीं होते। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर अगर कांग्रेस अगर कहीं पर पीछे रहने का काम करती है या कांग्रेस अपनी बात नहीं रख पाती है तो जनता के पास इंडियन नेशनल लोकदल का ऑप्शन है, और जनता वही चीज देखती है कि कौन व्यक्ति हमारे लिए काम करेगा, कौन लोग हमारी समस्याओं को सुनेगा या उसको जनता तक पहुंचाने का, जनता तक डायरेक्ट जिसकी पहुंच होगी उस व्यक्ति को चुनने का प्रयास करेगा। आज हरियाणा में बीजेपी की जो सरकार है वो समस्याएं ये है कि हरियाणा की जो जनता की समस्याएं है उनका समाधान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही, और भारतीय जनता पार्टी से वो परेशान भी है, लेकिन वो कांग्रेस को भी नहीं लेके आना चाहते। इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिस हिसाब से जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है, हरियाणा की जनता चाहती है कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में आए जो उनकी लगातार उनकी बात सुने, उनके साथ रहने का प्रयास करे। मैं आता हूं, इससे पहले विवेक जी आपके पास आऊं। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, वो कुछ कह रही हैं, उनकी बात सुनते हैं। मैं इतना ही कहूंगी, जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां गांधी खानदान ने विशेष नरेंद्र मोदी के ऊपर की, जिस प्रकार का कटाक्ष विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी पर किया, वो कटाक्ष विपक्ष को, गांधी खानदान को महंगा पड़ा है। जनता जानती है कि विकास के मुद्दों पर सिर्फ नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खरी उतरी है, और जनता ने उसी पर भरोसा कर पुनः मोदी मैजिक के माध्यम से आज ये परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तेलंगाना में अनुरूप नहीं आया नतीजे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम पार्टी को हर प्रदेश में सशक्त करेंगे। आज के परिणाम हम सबके लिए सुखद हैं, लेकिन साथ ही 2024 में जीत का संकेत है। जीत का संकेत है, और ये नाचते नजर आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री हरियाणा के कंवरपाल गुर्जर। यमुनानगर में ये देखिए जश्न, ये बीजेपी का गाड़ी से उतरते नाचना शुरू कर दिया है। मतलब ये जोश है, जुनून है बीजेपी में नेताओं में, ये हरियाणा के लिए भी संकेत है। ये देखिए जश्न की तस्वीरें, और अलग अलग राज्यों से तो इस तरह से डांस करते नजर आए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। विवेक चौधरी जी, कांग्रेस के नेताओं को लेकर स्मृति ईरानी कह रही थी और बीजेपी के और भी नेता कह रहे थे, नेहा धवन भी कह रही थी कि पीएम मोदी को, अच्छा सीएम मनोहर लाल की बात आ रही है। प्रदेश और राजस्थान के जो चुनावी नतीजे हैं सर, आंकलन से भी परे सर, उसको कैसे देखिए, जनता द्वारा दिया गया जो मैंडेट है, अभी काउंटिंग चल रही है, बहुत जल्दी सारे राज्यों की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। मैं इसका स्वागत करता हूं और इन सब चारों राज्यों की जनता को, जनार्दन को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि उन्होंने अपने वोट का ठीक इस्तेमाल किया और ठीक अपनी चॉइस की है। इससे स्पष्ट जाहिर है
कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का जो एक तरीका है, कार्य पद्धति है, बिल्कुल रूट लेवल पर जा कर के पन्ना प्रमुख तक हम जो बनाते हैं उसका भी एक प्रभाव है। और अपने आप में केंद्र सरकार की नीतियाँ, प्रदेश सरकारों की जो नीतियाँ, जो उपलब्धियाँ, जो रूट लेवल पर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसका भी जनता ने एक प्रकार से उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको पहचान दी है और उसको उसके प्रति उनके मन में जो सद्भावना जागी है कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारें वो खूब अच्छे प्रकार से लोगों तक अपने बेनिफिट्स देते हैं। और जितने भी बेनिफिशरीज लाभार्थी हैं वो उमड़ करके आए हैं, जो शायद पहले कभी वोट का महत्व भी नहीं समझते थे। अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आएंगी तो अच्छा डिलीवर करेंगे। अब कांग्रेस के लोग भी जिस प्रकार के नारे और जिस प्रकार की चीज़ों को उछालते रहे हैं, जनता ने उसको नकार दिया है। चाहे वो फ्री की चीज़ें देने की बात हो, चाहे गारंटी देने की बात हो, थोथे नारों से कुछ बनता नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है हमेशा नारों पर ही जीवित रही है। कभी उन्होंने काम नहीं किया फील्ड पर, कभी से वो नारे लगा रहे हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक उनके पास प्लानिंग नहीं है। मोदी जी एक एक चीज़ को एक एक चिंता करके, यानी घर देना है तो घर के साथ पानी का नल भी देना, पानी का नल देना तो साथ में गैस का कनेक्शन भी देना, गैस का कनेक्शन भी देना तो बिजली भी देनी है। यानी केवल घर से ही बात नहीं, वहाँ की गरीब परिवारों की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पहचानना और उन तक उसकी डिलीवरी देना। तो जो डिलीवरीज हैं वो हमारी सरकारों की बड़ी परफेक्ट है, ये उसके ऊपर एक मोहर है। देश का चुनाव या फिर हरियाणा के चुनाव पर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी सर कि इन चुनाव का सीधा असर 2024 पे होगा, तो अब तो रिजल्ट सामने। देखिए, जो उन्होंने कहा है वो मुझे लगता है सत्य ही होगा कि इन चुनाव का असर 2024 पर जाएगा। अब वो कह रहे हैं तो उस बात को झूठा कैसे बनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, कह रहे थे। और ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आनी शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे, बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया फिर मैं आता हूं विवेक चौधरी जी आपके पास। विवेक चौधरी जी, हरियाणा के थे, हरियाणा में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। बीजेपी नेताओं का यह कहना है पीएम मोदी को कांग्रेस के नेताओं ने गालियां दी, उसका गुस्सा भी लोगों में था। तो क्या आप भी ये मानते हैं या बीजेपी के काम करने का तरीका इतना प्रभावी है कि बीजेपी इतनी मजबूती से अपने आप को इन राज्यों में आगे बढ़ा पाई? नासिर भाई, कहीं ना कहीं बीजेपी ने मजबूती से चुनाव लड़ा और उसी का नतीजा है कि आज बीजेपी तमाम राज्यों में आ रही है। और इसमें एक चीज और देखने की है, कांग्रेस की जो आपसी फूट है वो भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं लेके बैठेगी, चाहे हरियाणा में बात करें, चाहे राजस्थान में बात करें, चाहे और कहीं की बात करें। आज के दिन मैं अभी ये भी देख रहा हूँ कि एक कांग्रेस वाले सिर्फ हवाई बातें ज्यादा कर रहे हैं। कांग्रेस के पास अगर मैं बात करूं राजस्थान की, राजस्थान से हरियाणा के एक बड़े लीडर जो अपने आप को सीएम का चेहरा कहते हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं। और राज्यसभा के सांसद होने के नाते उन्होंने वहां पे क्या किया, क्या वहां रिजल्ट देने में कांग्रेस की मदद की, वो कुछ नहीं दिख रहा। अगर मैं बात करूं बाबू बेटा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जाके राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा की गठबंधन सरकार के ऊपर आरोप लगाने का काम किया, उल्टा सीधा कहने का काम किया। तो आज कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत आएगा और जगह पूर्ण बहुमत आएगा। जननायक जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, पहली पारी थी, हमने अपने आप को स्थापित करने का वहां काम किया। अगर बात करूं मजबूत संगठन बनाने का काम किया, बहुत थोड़े समय में 19 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा और मजबूती से चुनाव लड़ा। और आने वाले भविष्य में भी हम मजबूत होकर उभरेंगे। और रही बात हरियाणा की, हरियाणा में भी हम मजबूती से पहले भी चुनाव लड़े और आने वाले टाइम में भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पर बात यहाँ, लेकिन बीजेपी को तो अब बीजेपी का तो ये कहना एक तरीके से हो सकता है, विवेक चौधरी जी जुबान से न कहें लेकिन दिल से कह ही रहे हैं बीजेपी के लोग, और ये चाहते भी हैं कि अब उनको आदत है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, वो हरियाणा में बनाएंगे। ट्राई करना कोई गुरेज नहीं है। चुनाव आएगा, चुनाव के समय पे देखेंगे।
चुनाव अगर गठबंधन में होगा तो गठबंधन में मजबूती से लड़ेंगे, नहीं तो जननायक जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पे लड़ने के लिए सक्षम है, 10 की 10 लोकसभा पे लड़ने के लिए सक्षम है। ठीक है, हमारे कार्यकर्ता, ठीक है, मैं आता हूं गुरमीत जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बयान बीजेपी नेता, हम तो चुनाव भी लड़ रहे हैं, हमारे पास तो संगठन भी है, सोचने का विषय उनके लिए जिनके पास संगठन नहीं है, कांग्रेस के लिए है। ओपी धनखड़ क्या कुछ कह रहे हैं और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी की जीत पर और इन चुनाव के नतीजों पर? जनता जनार्दन की जय। जनादेश सबसे महत्वपूर्ण होता है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी प्यार मिल रहा है जनता का, तो मैं तो जनता जनार्दन की जय कहकर ही जनता का इसमें अभिवादन करूंगा। मोदी जी का नेतृत्व और सरकार की कल्याणकारी नीतियों पर जनता की मोहर। माता का आशीर्वाद लिया है, बिल्कुल माँ का आशीर्वाद लिया है। आज का दिन तो वैसे बीजेपी के लिए खास है और माता के दरबार में आने से और खास हो गया। और जब भी हम माता के दरबार में आते हैं या किसी भी देवस्थान पर जाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का ही आशीर्वाद। इन राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर स्वीकारोक्ति की मोहर लगाई है। और ये केवल 3 प्रदेशों का ही सर्वे नहीं है, आज सारे देश की बात है कि लोग प्रधानमंत्री जी की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सारों का मिला जुला प्रयास होता है, लेकिन रहनुमाई तो मोदी जी कर रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी का ही कहा जाएगा। नेताओं की जुबान से निकलने वाले शब्द बहुत कुछ इशारे करते हैं। जिन प्रदेशों में कुछ बड़े नेता होते हैं वो बार बार ये बात जोर डालकर कहते हैं कि रहनुमाई तो मोदी जी कर रहे हैं, उन्हीं का चेहरा। अनुराग ठाकुर का ये बयान आया, वो भी सुन लेते हैं। मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है, मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। सर, विपक्ष की तरफ से बार बार प्रधानमंत्री पे हमला किया गया, कई सारे आरोप लगाए गए चुनाव में। देखिए, जितना कीचड़ विपक्ष ने उछाला उतना ही मोदी जी निखर कर आए, उतना ही कमल खिला है। जिस चुनाव में मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, मोदी जी पर व्यक्तिगत हमले हुए और लोगों ने स्थान कांग्रेस को दिखा दिया कि अगर जातिवाद की राजनीति करोगे तो एक ही उत्तर है जो मोदी जी ने कहा, उनके लिए युवा, महिला, किसान और गरीब यही जातियां हैं। और ये स्पष्ट हो गया है कि देश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है और फिर एक बार मोदी जी। डॉक्टर गुरमीत जी, डॉक्टर गुरमीत, सबको आपने सुना। बीजेपी के नेताओं की जुबान पर, ज्यादातर नेताओं की तरफ से एक बयान जरूर आया है कि मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश जितनी बार ज्यादा होगी उतना ही मोदी जी और ज्यादा मजबूती से आएंगे, जितना उन पर कीचड़ उछाला जाएगा उतना ही कमल खिलेगा। क्या यही एक बात नजर आ रही है जिस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? बीजेपी के जो काम थे या योजनाओं थी वो पीछे हट गई, पीछे रह गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए नासिर, ऐसा है, मैंने पहले बताया कि क्योंकि उनका सितारा बुलंद है, अब वो जो भी व्याख्या करें वो सुननी होगी। लेकिन असली बात यह है, ये देखिए सारे नॉर्थ। और क्या ये व्याख्या, इस तरह की व्याख्या 2024 को ध्यान में रखकर जानबूझकर की जा रही है? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं कि उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका है या जिस तरह से वो काम करते हैं उसके सामने कांग्रेस जो है वो विफल साबित हुई है। इसमें कोई मानने में गुरेज होना ही नहीं चाहिए। अब वो क्या उसके लिए रीजन देंगे वो अलग बात है ना। कई बार तो सुन के ये लगता है जब वो लोग लॉजिक देते हैं कि बताने की जरूरत ही नहीं समस्या क्या है, शायद वो लॉजिक की समस्या है, तो उस पर नहीं जाते। जो असली बात जो आप पूछ रहे हैं वो ये है कि देखिए, ये जो तीनों स्टेट थे ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, हिंदी प्रदेश हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में, खास तौर पे राम मंदिर जैसे जो निर्माण चल रहा है, आप जानते हैं, ये सारी चीजें हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करते हैं। और वो लोग जो राजस्थान जाके आए या जो मध्य प्रदेश जाके आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब सारा ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि लोग खुश हैं कि राम मंदिर बन रहा है। ये सच्चाइयों से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते, है ना। कि हमारे यहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा नैरेटिव जो खड़ा किया हुआ है, उसके कारण एक पोलराइजेशन है, उसके कारण एक लोगों को वो बांध पाए हैं।
कास्ट वगैरह के नाम पे जो राजनीति होती थी उसको काफी हद तक उन्होंने तोड़ा है। आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश वगैरह में नहीं तो इतनी सीटें लोकसभा की आ ही नहीं सकती थी। आप देखिए यही मध्य प्रदेश और यही राजस्थान, यहाँ पर एक जमाने में नाजिर आपको याद होगा बसपा का अपना एक रोल था। बिल्कुल। आज बसपा कहीं है ही नहीं, अब मतलब दिखती नहीं कम से कम उस तरह से, मायावती जी की सक्रियता भी उस तरह से नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था और कांग्रेस कंफ्यूज है, कभी जातिगत जनगणना की बात हो जाती है, कभी कोई और चीज की बात हो जाती है। तो उस वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो भी वो पैंतरे चल रहे हैं, जो भी वो दांव चल रहे हैं, देखिए अल्टीमेटली चुनाव जो है वो प्रबंधन का खेल है सारा, है ना। तो उसमें अगर आप ये कहो, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मुद्दों पे चुनाव हो, ये हो और जो है वो विकास पे हो, सुशासन पे हो, होता कहते उन्हीं पे हैं जाहिर तौर पे, लेकिन बैकरूम जो पॉलिटिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं वो कुछ अलग तरीके से चलती है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को पारंगत हासिल है और उसके लिए उन्हें क्रेडिट भी देना पड़ेगा। जब मैं ये कहता हूं कि बैकरूम पॉलिटिक्स है तो कोई हम उनसे श्रेय कम नहीं कर रहे हैं। जैसे केवल जी कह रहे थे कि भाई वो केवल टीवी के दम पे आ गए, अब इस बार ईवीएम की बात ही नहीं हो रही। अच्छा, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? इस पर नहीं, बिल्कुल ये निरर्थक तर्क है। बिल्कुल निरर्थक तर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस प्रकार के सवाल उठते हैं, पर वो तस्वीर का एक पक्ष है। उसके अलावा अभी इन्होंने खुद कहा कि सोशल मीडिया पे जो है हम लोग केवल कर पा रहे हैं। आप जानते हो नासिर भाई कि आज की तारीख में सोशल मीडिया के जो प्रभावी लोग जो वहां पर प्रभावी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो करोड़ों में उनकी व्यूअरशिप है, एक दिन में हम देखते हैं। और मैंने तो खुद देखा, राहुल जी शायद खुद पत्रकार बन गए हैं, वो एक दिन सत्यपाल मलिक का उनका मैंने कोई यूट्यूब पे इंटरव्यू कर रहे थे। तो अब ये तो स्थितियां हैं। अब मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये सत्ता के चरित्र के साथ जुड़े हुए पक्ष हैं। अगर संसाधन होंगे, सत्ता होगी, पावर होगी तो ये सब तो होगा, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन आपको उसकी काट करनी है। आप अगर स्यापा करेंगे बैठ के कि जी ये इस कारण हो गया, उसका सवाल है कि आप कहाँ टिके हुए हैं, आपके नेताओं में कितनी, आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत पे क्यों नहीं बोलते, आप दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पे क्यों नहीं बोलते? ये क्या, ये कोई पक्ष नहीं है क्या? आप पब्लिकली लड़ रहे हो, सरकार के कोई रूट के बैठा है, कोई फलाना बैठा है, इन पे क्यों नहीं? ये असली मुद्दे हैं अगर कांग्रेस को एड्रेस करना है तो फिर। अच्छा, क्या तेलंगाना में टीवी नहीं है? बिल्कुल। अब मैं यही बात कह रहा हूं ना, तभी मैंने कहा कि इस तरह से देखिए, जब तक आप इस प्रकार से चीजों को खारिज करते रहेंगे, आंख मूंदते रहेंगे, इस चीज को नहीं मानेंगे, ये ठीक है, उनके पास आज इतने सालों से सत्ता से बाहर है, ठीक है, तो संसाधन की बात होती है, आज चुनाव में उसकी भी जरूरत है, प्रबंधन की बात होती है, सब कुछ। लेकिन जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, अरे महात्मा गांधी तो अंग्रेजों से लड़ गए, उस समय क्या उनके पास बहुत संसाधन थे? आप बीजेपी से नहीं लड़ पा रहे कि टीवी पे नहीं है, टीवी पे नहीं, ये क्या बात हुई? गुरमीत जी, ये मैं केवल जी एक छोटा सा सवाल है मेरा गुरमीत जी से। कमल, मैं शिवराज सिंह चौहान की बयान आ रहा है, फिर आप सवाल कीजिए। कहीं कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। हम कहाँ जाते थे, बहनें आके गले मिलती थी, सर पे हाथ फेरती थी, मुझे सोहे करती थी और एक ही बात कहती थी, भैया अपन जीतेंगे। वो ये नहीं कहती थी कि भैया तुम जीतोगे, वो कहती थी भैया अपन जीतेंगे। भाई और बहन एक हो गए, ये पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार हो गया। और इतना बहनों को, बेटियों को, भाइयों को, भांजे भाइयों को, सबको प्रणाम करता हूँ। और बहनों ध्यान रखना, अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। जो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? एक बात पूरी होगी। और एक बात ध्यान रखना, जिनको नहीं मिल रहे उनके नाम भी जोड़ूंगा। बेटियां जो 21 साल से ज्यादा उनके भी जुड़ेंगे। और शिवराज सिंह चौहान और उनकी बातों से क्लियर है कि बहनों ने, भांजियों ने उनको चुनाव जिता दिया है। कमल। हाँ जी, मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर है और खुद भी कहते हैं कि मैं मामा हूं। शिवराज सिंह चौहान के पास मौका है अपनी खुशी का इजहार करने का। गुरमीत जी, मेरा एक सवाल ये था, बीजेपी की स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी है मध्य प्रदेश को लेकर, राजस्थान को लेकर? आपने कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र किया है, लेकिन बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे आपने? क्योंकि यहाँ पर
मैं देख रहा था प्रचार में, सुपरस्टार प्रचारक पीएम मोदी वो खुद ही चेहरा बने हुए थे। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने ये नहीं कहा था कि हम इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया है, खुले तौर पर उनको आगे नहीं किया गया। ये बात मध्य प्रदेश पर भी और ये बात राजस्थान पर भी लागू है, वहां भी कोई चेहरा नहीं दिखाया गया। छत्तीसगढ़ में आपको लगता है वहां कोई चेहरा नहीं दिखाया गया मुख्यमंत्री का? तेलंगाना में मैं नहीं जाना चाहूंगा, इन 3 स्टेट के बारे में आप बताइए। क्या ये केंद्र के चुनाव जो आने वाले लोकसभा के, उससे पहले एक बड़ी प्रैक्टिस थी कि मोदी के चेहरे पर दांव खेलकर देखा जाए कि वोट उनके नाम पर पड़ रहे हैं या किसी चेहरे को खड़ा किया जाता तो उससे फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? इस पर मेरा एक सवाल था। स्ट्रेटेजी बताइए बीजेपी की। 2014 से ये स्ट्रेटेजी कमल आज से नहीं है, ये 2014 से पहले से यही स्ट्रेटेजी है। हर चुनाव में मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, जहां पे भी उन्हें लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है वहां पे भी, और जहां पे नहीं होती है वहां पे भी। मोदी जी की एक लार्जर देन लाइफ जिसको हम बोलते हैं पिक्चर को इमर्ज करी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें उनके अपने भी कुछ काबिलियत होगी और अपनी जो उनकी सक्रियता है, जिस तरह से वो रात दिन लगे रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जी कई ऐसे, जैसे कई बार तो ऐसा लगता है कि क्लोन हो कई वो चल रहे हैं, क्योंकि वो आप जानते हैं 14 की कैंपेन में एक भी रैली नहीं थी जो उन्हें कैंसिल करनी पड़ी। एक रैली कैंसिल हुई, वो भी किसी के निधन के कारण, जो प्रत्याशी थे या कोई शायद उनके नेता थे। तो वो जो उनकी बराबर सक्रियता रहती है, और एक जो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे आप एड कैंपेन देख लीजिए, चाहे आप और चीज़ें देख लीजिए, उसमें बाकी जो नेता हैं उनकी तुलना में उनको एक प्रकार से लगातार उनको पेश किया जाता है। और जहाँ तक आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे हो, मैंने आपको पहले ही कहा कि जो जीता वही सिकंदर। जब रिजल्ट आ जाएंगे तो नेचुरली वही स्ट्रेटजी जिसको आज हम कह रहे हैं कि बहुत मारक स्ट्रेटजी है, वही स्ट्रेटजी हम कहते हैं कि जी बड़ी फ्लॉप स्ट्रेटजी है। तो रिजल्ट उनके साथ हैं, सितारे उनके साथ हैं, उनकी जाहिर सी बात है कि उनके जो भी वो दांव चलते हैं। मध्य प्रदेश के अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हालांकि जैसे मैंने बताया अभी आपको कि मैं जिनसे पूछता था वो यही कहते थे जी कुछ नहीं, मध्य प्रदेश में भी सवाल ही नहीं है, राम मंदिर बन रहा है बस ठीक है, दिवाली बन रही है वहां पे। अब जो मैं एक आम लोगों की बात कर रहा हूँ जो खुद दोस्त मित्र हैं, लेकिन बहुत सारे ज्यादातर लोग ये कहते थे कि ज्यादातर लोग ये कहते थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है, उसने समझ लिया है इस बात को, है ना, इसीलिए ये स्ट्रेटजी बनाई है। जैसे मैंने कहा मोदी जी के साथ आप कोई भी कई बार ये भी हो सकता है कि इस प्रकार की माहौल बनवाने में भी उनका योगदान वो बहुत ज्यादा। अभी आप देखिएगा ये जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री की बात है, कौन उनके झोले से निकलेगा वो अभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक जितने नेता हैं, अभी अनिल विज को आपने सुना, और हमारे, मैं एक बात और कह दूं, ये भी एक सहयोग है क्योंकि हम हरियाणा पे हमारा एक संबंध अधिक रहता है, हम लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, तो हरियाणा के लिए एक झटका कांग्रेस का ये भी मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में प्रभारी जो थे वो हरियाणा से थे, बड़े नेता, और रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश के और कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ के, और कर्नाटक के बाद रणदीप सुरजेवाला का एक वो भी था और उनको मध्य प्रदेश भेजा गया और वहां भी उम्मीद थी, और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा उम्मीद थी। तो वो भी एक हरियाणा के, अगर आप क्योंकि बात कर रहे थे, हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं, वो वाली बात एक वो भी आप उसको इसमें एक हम पॉइंट के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा, लोकल लीडरशिप होती है, इश्यूज होते हैं, आपकी नेशनल लीडरशिप कितनी एक्टिव है, आप में यूनिटी कितनी है। आप बताइए राजस्थान में जादू चल रही थी बात, जब आपके अपने सचिन पायलट पे तो जादू चल नहीं रहा था तो मतदाताओं पे कैसे चलेगा? और दूसरी बात, मुद्दा ये है कि जी पब्लिक के बीच में एक इंप्रेशन उससे जाता है जो आपको एक ये धारणा बनती जा रही है, लोग पहले से ये मान के बैठ गए कि जी 24 में तो मुकाबला ही नहीं है, 24 में तो कोई मुकाबला नहीं। ये जो धारणा बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें आप कह दें कि टीवी की भी कुछ भूमिका हो सकती है, कोई सोशल मीडिया की भी हो सकती है। डॉक्टर गुरमीत, एक बयान मैं आ रहा हूं केवल ढींगरा जी आपके पास, बाकी अपने मेहमानों के पास। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी इस जीत को लेकर, बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहा, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनते हैं। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत के साथ 3 राज्यों में आगे चल रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। और जहां के तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने इम्प्रूव किया, 1 सीट थी, अब 7 सीटों पर आगे चल रही है। और मैं सारा ये श्रेय अगर जाता है, किसी को जाता है, तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये श्रेय जाता है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूँ, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूँ। और बड़ी हमारे लिए खुशी की बात तो ये है, जिस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 साल से, और यही कहा जा रहा था कि फटीक हो गई, अब ये सारा परिवर्तन होगा, बदल जाएगा, बिना, कांग्रेस वाले ये मान रहे थे बिना मेहनत के बदल जाएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी लगभग 160 सीटों के करीब जो है इस वक्त जीत के करीब पहुंची है।
ठीक है, अभी रुझान ये आधा दौर काउंटिंग के जो है वो हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। अच्छा, ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जश्न मनाते हुए, मिठाई खिलाते हुए पत्रकारों को भी। और केवल ढींगरा जी, जिस तरह से इस रिजल्ट पर बात हुई थी, गुरमीत जी की सारी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी कि जब भी कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, आपसी मनमुटाव को लेकर बात होती है, देखिए हर पार्टी में होती है, इसमें कोई शक नहीं है, घरों में होती है, लोगों के अंदर जहां काम कर रहे होते हैं वहां पर होती है, लेकिन कांग्रेस इसको सीरियसली नहीं लेती और उसका नुकसान उठाना पड़ता है एक वक्त के बाद। देखिए नासिर भाई, मैं इससे थोड़ा सा उल्ट मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मैं एक मुद्दे की बात करना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर 100 करोड़ वोटर हैं और 100 करोड़ वोटर में से आप ये लगाइए 82 करोड़ जो हिंदू हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार डिवाइड करने लगी हुई है और उनको जातियों, धर्मों में और धार्मिक मामलों में डिवाइड करती है। सर मैं बस आप ही बोलिएगा, बस मेरा इसी में एक काउंटर है कि आपने जो बात छेड़ी थी जातीय जनगणना वाली, वो भी असर नहीं कर पाई। मैं आपको वही चीज पे आ रहा हूं। आप पूरी बात सुने तो समझ भी आएगा सारा चीज। जो हिंदुओं को आपस में, जो 82 करोड़ हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हैं, जो वोटर्स है, उनको जो डिवाइड बीजेपी करने लगी हुई है, वो एक उसके बीच में एक और मामला है इवेंट मैनेजमेंट का। जो मैंने टीवी की बात रखी थी वो इवेंट मैनेजमेंट के साथ रखी थी। जिस तरह से आपने अभी थोड़े दिन पहले अभी देखी होगी, जेट पे मोदी जी अपनी वर्दी डाल के और हाथ हिलाते हुए देखी होगी आपने। ये इवेंट मैनेजमेंट है और राम मंदिर भी एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में ये लेते हैं और लोगों के बीच में लेके जाते हैं, जो अभी गुरमीत जी भी बात कर रहे थे। ये हमेशा जितने भी हमारे जो हिंदी भाषी इलाके हैं, इधर के जो नॉर्दर्न इलाके हैं, उनको धर्मों में बांटने का काम करते हैं और जो रूरल इलाके आ जाते हैं या जो आदिवासी इलाके आ जाते हैं उनको जातियों में बांटने का काम करते हैं। अच्छा। ये जो जातियों में और धर्मों में बांटने का काम है, ये सारे माध्यम से होता है, टीवी माध्यम से भी होता है और दूसरे माध्यमों से भी होता है और इवेंट मैनेजमेंट भी होता है। इस मामले में बीजेपी एक होशियार पार्टी है जो ये काम करके लोगों को डिवाइड करके वोट लेने का काम करती है। जहां तक कांग्रेस का है, वो विचारधारा की पार्टी है, वो अपनी विचारधारा लोगों के साथ बांटती है, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलती है। उसको ये लोग मुस्लिम पार्टी का नाम दे देते हैं। अच्छा। अब जहां तक एक सेकंड में मैं पूरा कर दूं। 100 करोड़ वोटर्स में से 82 करोड़ जो लोग हैं वो हिंदू हैं और 18 करोड़ जो मुस्लिम हैं, उनको कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी को नाम दे करके और 82 करोड़ जो हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस भी है उसको एक साइड पे लगाने का काम जो है टीवी के माध्यम से भी और दूसरे माध्यम से भी ये लोगों के बीच में ये जो तर्क मैं आपके सारे मतलब जवाब देता हूँ। अच्छा, फिर मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात एक और सवाल उठाया था सर, एक और गुरमीत जी ने भी कहा था कि तेलंगाना में भी तो लोग टीवी देखते हैं, फिर वहां पर कांग्रेस क्यों आ गई? मैं हिंदी भाषी इलाके बोल रहा हूं ना। जहां तक साउथ इंडिया की बात है, आप ये देखिए कर्नाटक में भी तो हम जीते हैं। आप ये देखिए जो तेलंगाना में फिर तो इसका मतलब है कि हिंदी भाषी इलाकों में आप नहीं जीत पाएंगे, कमजोर नहीं हो पाएंगे, 24 के लिए जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, बात सबसे ज्यादा सीटें तो हिंदी भाषी इलाकों में है। मैंने आपको आंकड़ों के साथ बात की है। मैंने आपको ये बताया हमारे देश पे 55 लाख करोड़ 2014 से लेकर और 2000 जब से देश आजाद हुआ और 2014 तक 55 लाख करोड़ लोन था। आज हमारे देश पे 167 लाख करोड़ लोन है और ये बढ़ के 400-500 लाख करोड़ हो जाएगा अगर इसी तरह से मोदी जी चलते रहे, इसी तरह से इवेंट मैनेजमेंट होता रहा, इसी तरह से हमारे पैसे प्रदेश के जो हमारे देश के पैसे हैं उसका अगर दुरुपयोग होगा तो ये हालत बहुत बुरी हो जाएगी। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट करती है और इस तरह से चुनाव जीत जाती है। और इसके अलावा और भी आपने सारे उनके सवाल और आरोप सुने। जी, कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है और आज भी तुष्टीकरण वाले बयान ही हैं। ना तो हमने कोई धर्म के आधार पर कभी राजनीति की है, ना ही हमने किसी जाति के आधार पर राजनीति की है। कमल जी इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हुड्डा जी ने केवल और केवल अपने ही जाति का और अपने ही क्षेत्र का यानी रोहतक का विकास किया। हमने समान विकास की बात कही, समान जाति, हर जाति को हमने समान स्तर की बात की। केवल जी बीच में नहीं बोलिएगा, आप बोल रहे थे, मैं आपकी बात में नहीं बोली। ये संयम रखिए केवल जी, संयम रखिए।
केवल जी बीच में नहीं बोलिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। आपने अपनी बात रखी तो बिजली के प्लांट पर पूरे हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं ना। बात मुझे बोलने का आप मौका कैसे मिल रहा है। केवल लिंगरा जी एक बार उन्हें बात पूरी केवल लिंगरा जी थोड़ा बोलने दीजिए उनको। ये संयम, अभी इतनी देर से आप चुप थे तो अपनी बात रख ही रहे थे ना। अब मेरी बात में आप टाइम लेकर क्या करेंगे? नहीं, आप हुड्डा साहब के कटाक्ष कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं बोलिए केवल जी, आपका ये कटाक्ष चलेगा नहीं। आपको गुस्सा नहीं आता है? हमारी बात पे बीच में नहीं बोलिए। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने हमेशा जाति और धर्म में बांटने की बात की, हमने कभी नहीं बात की। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए केवल जी, अगर आप हिंदुओं से इतना ही चिढ़ते हैं और हिंदू कहाँ चिढ़ रहे भाई, मैं खुद हिंदू हूँ। तो कांग्रेस का कोई एक कमाल की नेता बात है। आज तक रामलला के आपको मैं क्या मुस्लिम नजर आ रहा हूँ? मुझे नाम दे यही बात तो मैंने कही है अभी, जो रामलला के दर्शन करने अयोध्या में गया हो। अगर यही बात तो मैंने कही है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी का दर्जा देने की कोशिश करते हो। कभी अयोध्या यही बात आप कर रहे हो। आप जनेऊ पहनने से आपका हिंदू प्रेम नहीं जाग जाएगा। हमारे पूरे देश के अंदर कांग्रेस। अच्छा एक मिनट, नेहा धवन जी केवल लिंगरा जी बार बार ये कह रहे हैं कि हमको मुस्लिम पार्टी साबित कर दिया। क्या कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? क्या कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टी है? कि वो कौन सी पार्टी है, मुस्लिम पार्टी है, या कभी कभी ये नारा लगाते हैं कि हम एसटी जो कम्युनिटी है उनके हितैषी हैं। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो जितना दलितों का साथ दिया है, जितना दलित समाज को अब मौका दिया है उभरने का, उतना ही उन्होंने जनरल कैटेगरी के लोगों को ऑप्शंस दिए हैं। हमने हमेशा हरियाणा एक, हरियाणवी एक और देश के लिए सभी लोग बराबर हैं, इस नीति पर चले हैं। यहाँ पर कमल जी से मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस के लिए मुझे बहुत खेद है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुझे कांग्रेस के लिए बहुत खेद है कि उनके पास में नरेंद्र मोदी जैसा विराट व्यक्तित्व का कोई नेता नहीं है जिसका चेहरा वो दिखाकर पूरे देश में अपना प्रचार प्रसार कर सके। इसीलिए वो मीडिया पे अपना जो है वो थोप रहे हैं, ठीकरा फोड़ रहे हैं अपनी हार का। हमारे पास अगर वो नेता हैं तो हम उन्हें आगे रखेंगे क्योंकि उनका व्यक्तित्व विराट है, उनके साथ जनता का प्रेम है, प्यार है, विश्वास है। एक बात देखिए कि कांग्रेस को जब चाहा कांग्रेस ने गांधी परिवार होने का फायदा उठाया, गांधी परिवार का नाम इस्तेमाल किया। जब उन्होंने चाहा तब उन्होंने इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी के बलिदान को याद किया। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेता को, बड़े चेहरे को आगे रख रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? आपके लिए वही बात सही होती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वही बात गलत कैसे हो सकती है? नेहा जी से एक सवाल है मेरा। नेहा जी, आप पर आरोप ये लगा रहे हैं केवल ढिंगरा साहब कि आप धर्मों के नाम पर बांटते हैं, जातियों के नाम पर बांटते हैं। और एक सवाल ये भी है, राम मंदिर का मुद्दा, अभी गुरमीत जी से बात चल रही थी कि उनकी बातचीत मध्य प्रदेश में हो रही थी तो वहां भी राम मंदिर का मुद्दा खूब गूंजा और योगी आदित्यनाथ कई जनसभाओं में इस बात का जिक्र करते नजर आए। और कमल, न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने अपने भाषण में राम मंदिर का जिक्र जरूर किया है, जरूर किया है। तो नेहा जी, मेरा सवाल यही है आपसे कि वो जो जनवरी की टाइमिंग है, चुनाव से एन वक्त पहले, आम चुनाव से पहले, उस पर भी कांग्रेस अब सवाल उठाने लगेगी। क्या वाकई में इवेंट मैनेजमेंट वाला ये भी काम हो गया? ये तो सबकी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चुनाव से ठीक पहले। देखिए, कांग्रेस ने तो राम जी के अस्तित्व पर ही प्रश्न लगा दिया, रामायण के अस्तित्व पर प्रश्न उठा दिया। वो अयोध्या पे अब राम मंदिर बनने के ऊपर तो टीका टिप्पणी करेंगे ही, ये वो जायज बात लगती है। जो राम जी के अस्तित्व पर भारत देश की पृष्ठभूमि पर पैदा होकर भारतीय सनातनीय परंपरा को जानते हुए भी अगर राम मंदिर का, जय श्री राम का जिक्र लगा सकते हैं तो की बात होनी कुछ चाहिए ना। एक्सपेक्टेशन है। देखिए, हमने जो वादा किया था, देखिए भारतीय जनता पार्टी का, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ये बात की है कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम अयोध्या में रामलला को उनका हक दिला कर रहेंगे। वो काम हमने आज पूरा किया। जब हमने पूरा किया है तो उसके लिए वाहवाही तो हमें बटोरने दीजिए ना, इसकी वाहवाही भी। ये बहुत अहम बात नेहा धवन जी ने कही। डॉक्टर गुरमीत, बीजेपी से ये सवाल किया जाता था कि बीजेपी पर टिप्पणी की जाती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखो हमने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी और अब तो हम प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले हैं। नेहा धवन जी भी कह रही हैं कि जब हमने कोशिश की, हमारे प्रयास थे, हालांकि कोर्ट का फैसला था, वो सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास थे तो उसका श्रेय तो हम लेंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है, गलत लगता है या ये राजनीति हो रही है धर्म के नाम पर, या ये सही है बीजेपी की तरफ से जो स्टैंड? देखिए, सीधी बात है, राजनीति जो है वो सत्ता के लिए होती है, ठीक है। अब वो जो कोई देश को आजादी तो दिलानी नहीं। अब जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीति करते हैं, अपनी पार्टी को पावर में लाने के लिए। उसके लिए जो भी रास्ते उनको माकूल लगते हैं, अगर उन्हें लगता है
कि भाई भावनात्मक दृष्टि से लोगों को जोड़ा जा सकता है तो वो करेंगे ही करेंगे, इसमें क्या दो राय है। मैं मतलब मुझे ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। जो भी उनको लगेगा कि जो चीज़ उनको सत्ता में ला सकती है वो आप देखते हैं कितनी सारी घोषणाएं हो जाती हैं, चाहे राज्य पे बोझा पड़ जाए फिर भी होती है ना। किस लिए होती हैं? आपको क्या लगता है वो इसलिए होती हैं कि जी पब्लिक को बड़ा फायदा होगा, पेंशन दे के, ये करके, वो करके, जो सो कॉल्ड फ्रीबीज हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कर दी, और वो कोई भी राजनीतिक दल हो वो पीछे नहीं है इसमें। वो किस लिए होती हैं? कि वोट मिल जाए उनको, कोई ना कोई अपना मोह दे के, उनको किसी ना किसी तरह से बांध के। आजकल तो आप देखते हैं लाभार्थी नाम का कितना शब्द चयन मतलब प्रचलन में आ गया। मैंने तो इतना कभी सुना नहीं, मैंने तो कभी नौकरियों का नहीं सुना। आज आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है कि आप कोई नौकरी में सिलेक्ट हो रहा है तो सीधा मुख्यमंत्री उसको लेटर दे रहा है। आज से 10 साल पहले आपने सुना था कि एक फंक्शन में लेटर दिया जा रहा है, चाहे कोई जेई बन रहा है, चाहे कोई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन रहा है। तो ये चलन चल रहा है राजनीति में। अब आज का जो मुहावरा है उसी में राजनीति होगी ना। आज से 50 साल पहले तो एक रोड एक्सीडेंट, एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता था तो रेलवे मंत्री इस्तीफा दे देते थे। अब आज आप अगर ये सोचेंगे तो कहाँ चलेगा। तो आज के मुहावरे से, आज के हथियारों से लड़ाई चल रही है। अब आज की तारीख में कोई तलवार लेके तो लड़ेगा नहीं, चाहे वो जितना वीर हो। वो तो मिसाइल से ही हमले होंगे और पता नहीं क्या क्या आजकल हथियार डेवलप हो गए। ऐसे ही ये राजनीति में हो गया है, चाहे वो मीडिया की बात हो, चाहे वो इवेंट की बात हो, चाहे वो किसी तरीके से। सवाल है कि अगर आपने किसी से मुकाबला करना है तो उसके लिए आपको उसके लेवल पे भी जाना पड़ेगा, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि जी हम तो विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं, हमें चाहे पावर मिले या ना मिले। वो फिर आपकी जो है वो मजबूरी का नाम। मतलब ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी अगर कोई है और वो कहे कि देखिए हमें जी मतलब नहीं है पावर मिले ना मिले, सत्ता मिले ना मिले, हमें तो संस्कार और विचारधारा की राजनीति करनी, तो फिर बेकार की बात है। राजनीतिक पार्टी का मतलब सत्ता हासिल करना। नेचुरली कोई भी वो कांग्रेस भी आज चाहे जितना कह ले, देखिए अपने, मैं यही बात हमेशा कहता हूँ कि और अगर आपको सत्ता हासिल नहीं करनी किसी पार्टी को, फिर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, फिर समाज सेवा के लिए बहुत से काम है। हाँ बिल्कुल है, और नहीं तो पत्रकारिता कर लें और अपने चैनलों को ठीक करें। और सारे जो आके आजकल तो आप देखते ही आलेख लिखते ही सब लोग, लेता अखबारों में तो लिख ही रहे, मोदी जी से लेके और पी चिदम्बरम तक सभी लिख रहे हैं। और राहुल गांधी जी यूट्यूब पे भी आ गए और वो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू कर रहे थे। तो अब हालांकि राहुल गांधी के एक ये दिलचस्प बात है भाई, अगर मीडिया में पावर है तो फिर मीडिया में ही आ जाइए यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से ज्यादा व्यूज ले रहे हैं आजकल। हाँ तो फिर वही कह रहा हूँ ना, तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ अगर उनको ये लग रहा है कि इतना ही इन्फ्लुएंस है लोगों का, देखिए माना तो लोकतंत्र में यही जाता था कि नेताओं का इन्फ्लुएंस है ना, बीच में बाबाओं का इन्फ्लुएंस भी आ गया। अब अगर ये लग रहा है कि भाई मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है तो फिर उधर आ जाना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, देखिए मैं किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं केवल आज ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज नतीजों का दिन है। बिल्कुल उस नतीजे में जो पार्टियां कामयाब हुई हैं, हमें ये बात माननी पड़ेगी कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है, और आज की तारीख में कोई नैतिकता या कोई ईमानदारी या इन बातों को अगर आप दावा करेंगे तो वो नहीं है। अब अल्टीमेटली सबके थाली में छेद है। अब ये बात तो कह रहे हैं कि जी मुस्लिम पार्टी कह रहे हैं, मुस्लिम पार्टी कह रहे हैं। अब शाहबानो केस आपको मालूम है क्या हुआ था उस समय, जब अपनी पार्टी के विरोध के बावजूद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया गया, कानून बना दिया गया। तो इतनी बहुत होती हैं ये। देखिए वो कहते हैं ना कि लम्हों ने कथा की थी और सदियों ने सजा पाई। तो वो चीजें साथ चल। आज जब भी कोई बात होती है तानाशाही की, फटाक से आप देखते हैं मोदी जी इमरजेंसी की बात ले आते हैं बीच में। हालांकि वो कोई जस्टिफाइड नहीं है। अगर पहले कोई, पर जैसे मैंने कहा आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसी तरह से और कई राज्यों में जो आपकी, जैसे मैंने अभी राजस्थान का आपको बताया जो हुआ, सचिन पायलट और उस समय अध्यक्ष पद की जो खेल हुआ, जो अशोक गहलोत आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है अल्टीमेटली पब्लिक ऑब्जर्व करती है और उसके बाद वो सोचती है कि यार इनमें कोई फर्क नहीं है। मैं आता हूं डॉक्टर गुरमीत, हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार ज्ञानचंद गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार माता जी। कैसे हैं आप सर? ज्ञानचंद गुप्ता जी, बधाई 3 राज्यों में जीत के लिए, और जो फिलहाल के रुझान और जो नतीजों में आप कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या कहेंगे बीजेपी की इस जीत के लिए? धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई। ये 3 प्रदेशों के अंदर एक ऐतिहासिक जीत, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक जलवा है, नरेंद्र मोदी जी का जो एक रणनीति है, नरेंद्र मोदी जी का प्रचार है, और जिस तरीके से हेड ऑन होकर के उन्होंने इस प्रचार प्रसार को अपने ऊपर लेकर के एक दिन के अंदर 5-5 रैलियां खुद की हैं, मैं समझता हूं। और उसके साथ साथ हमारे जो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी जो
ये एक विजय दिलाने की संकल्पना और उसके लिए कड़ी मेहनत, ये उसी का परिणाम है। और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो उसको एक बहुत ही सम्मानजनक स्थिति के अंदर पैदा किया। अच्छा ज्ञानचंद गुप्ता जी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काफी उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ी थी और उनको यकीन था, और राजस्थान में भी काफी टाइट फाइट थी। मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बीजेपी को इस कदर इतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। यहां भी लग रहा था कि बीजेपी, आपका दावा था कि सरकार बनाएंगे, लेकिन अब बहुत अंतर है कांग्रेस और आपकी सीटों में, बीजेपी की सीटों में। कांग्रेस की तरफ से आपको क्या लगता है कि बार बार एक बात नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि पीएम मोदी पर जो टिप्पणियां की गई उसका असर है, या फिर बीजेपी की सरकारों के काम का असर है जीत? नहीं, देखिए, बीजेपी की ओवरऑल सरकार जो केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, ये मैं समझता हूं कि उसकी जो नीतियां हैं, जन कल्याण की नीतियां, उन जन कल्याण की नीतियों को लोगों ने स्वीकार किया। उसी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को तीनों प्रदेशों के अंदर मिला है। ठीक, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े ज्ञानचंद गुप्ता जी। केवल ढींगरा जी, कमल आप कुछ सवाल कर रहे थे? केवल जी, केवल ढींगरा से ही मेरा एक सवाल था नासिर। केवल ढींगरा साहब, अभी आपने एक बात कही कि जाति धर्म के नाम पर बीजेपी बांटती है। अब ये तो आप मान रहे हैं कि इसमें वो कामयाब भी हो गए और 3 स्टेट में वो फुल मेजोरिटी के साथ सत्ता में आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तेलंगाना आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना भी है और जीतना भी है। स्ट्रेटेजी तो आपको ही बनानी पड़ेगी। आप कह रहे हैं जनवरी में अब राम मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा, वहां पर आप कह रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट कर दिया गया है। इसका तोड़ भी तो कुछ निकालना पड़ेगा आपको, वरना वहां भी हार कर आप यही कहेंगे कि इन्होंने ये किया वो किया। अल्टीमेटली तो जीतना सबका मकसद है। अब उनकी स्ट्रेटेजी ये है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है? तोड़ क्या आपके पास? देखिए कमल जी, जीतने हारने की बात एथिक्स के साथ तो होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जीतना हारना मकसद नहीं होता, लेकिन जीतना जो है वो विकास के नाम पे, मुद्दों के नाम पे जीतने की बात होनी चाहिए। ये जो धर्मों में बांटने के नाम पे जीत का क्या मतलब है? इसके आपने वोट जो है अगर धर्मों के नाम पे और आपने राम मंदिर के नाम पे वोट लेनी है तो आपको मुबारक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन विकास के मुद्दे पे कांग्रेस की विचारधारा विकास के मुद्दे पे रही है, गरीब को कल्याण की उसकी उसमें रही है। तो ये, लेकिन जहां तक अभी मैंने सुना, जो अभी बोल रहे थे अपना स्पीकर साहब, ये कह रहे थे कि हम जन कल्याण की नीतियां ला रहे हैं। समझाएं तो सही, जन कल्याण की नीतियां क्या लेकर के आए? कौन सी जन कल्याण की नीतियां लेकर आए? 167 लाख करोड़ का जो लोन देश पे हो गया वो जन कल्याण है। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया वो जन कल्याण है। महंगाई 4 गुना बढ़ गई वो जन कल्याण है। देश के लोगों को अगर हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, एक सवाल और है, इसका मतलब कि आप लोगों को गरीब कर रहे हैं और कुछ चंद पूंजीपतियों को अमीर कर रहे हैं। एक सवाल ये जन कल्याण है। तो एक सवाल ढींगरा साहब और है। आप कह रहे हैं कि हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, फिर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष है, उनको चुनाव से पहले ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि एक ब्राह्मण हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक दूसरी जाति से बनाएंगे? ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप चुनाव के बाद जो मर्जी कीजिए, ये वोट के लिए नहीं है तो किसके लिए? फिर नहीं, ये जाति धर्म की बात नहीं है, जातियों की बात नहीं है। देखिए, एक ब्राह्मणों की सभा हुई, उस सभा के अंदर वो बातचीत चली और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को ये बात याद आई कि उन्होंने ये बात 2019 के अंदर अपने जो सभी एमएलए की मीटिंग में बात थी, उन्होंने रखी थी कि सभी एमएलए ने डिसाइड किया था कि सभी जो कम्युनिटीज है उनके लोगों को एक दर्जा मिलना चाहिए कि सभी लोग अपने समुदाय अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको है तो जातियों की बात ना। चलिए आप इस पर भी, और फिर जो संसद के अंदर बात आई जातीय जनगणना, हर स्टेट में ये कहा गया कि हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना होगी। तो ये तो जातियों की बात तो कांग्रेस की जुबान से भी आ रही है ना। नहीं, वो तो इसलिए कहा गया क्योंकि एक मुद्दा उठा कि हम इस कम्युनिटी को इतने वोट मिल रहे हैं इस आधार पे, तो उन्होंने कहा कि आप वोट करा लीजिए, पता लग जाएगा कौन किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा। ये तो ये बात थी ना।
जो चुनाव के अंदर उठी और चुनाव के अंदर राहुल गांधी जी ने पकड़ी और यह बात उन्होंने कही। इसमें क्या गलत बात है? गलत बात कहां है? अगर किसी की जनगणना हो जाएगी तो उसकी क्लैरिटी भी तो बाहर आएगी, किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा। पहले होती रही है, अब नहीं हो रही है। अभी जो आरटीआई के कानून डाउन किए गए, वो क्यों किए गए? क्योंकि किसी को सूचना का अधिकार ना मिले। इसी तरह से कई मुद्दों को, लोगों को जो जन कल्याण की नीतियां हैं उनको विफल बनाने के लिए जो स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के अंदर लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। तोड़ क्या है सर इसका? जो एक पर्दा लगा दिया जो लोगों के सामने, तोड़ क्या है? उस पर्दे को हटाने की जरूरत है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि धर्मों में, जातियों में बांटकर नहीं, आपके मुताबिक केवल ढींगरा जी, आपके मुताबिक ये महसूस हो रहा है, आप जो कह रहे हो और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि देखिए देश में धर्म की राजनीति हावी है, जात पात की राजनीति हावी है, धर्म की राजनीति ज्यादा हावी है और इसलिए बीजेपी जीत रही है। तो फिर आपके पास तोड़ क्या? वही तो बात है नासिर भाई, आप ऐसे करिए, आप क्या हारते रहेंगे? इन इलेक्शन के रिजल्ट को, इसका आकलन कर लीजिए। इसके अंदर जो आदिवासी जो हैं, जिस चीज को जनता पसंद कर रही है और बीजेपी वो चीज दे रही है, तो फिर आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? सुनिए नासिर भाई, वो बाद की बात है, वो भी उसके भी ऊपर जवाब प्रज्ञा क्या कह रही है, ये भी काफी चर्चाओं में है। पहले ये बात पूरी करूं, इनकी एक बार बयान सुन लेते हैं मध्य प्रदेश से। भारत माता की जय। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए केवल ढींगरा जी। हाँ देखिए, अभी आप इस जो इलेक्शन 5 का रिजल्ट आ रहा है ना, उसके बीच में आप आदिवासी इलाके देख लीजिए, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान के कुछ इलाके हैं, जो इनकी आदिवासियों की वोट है, आप देख लीजिए कैसे कन्वर्ट हुई है और किस तरह से कन्वर्ट की गई है। और उन रैलियों के माध्यम से मोदी जी ने क्या वर्ड बोले, आप देखिए ना। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पर वोट लेने का काम कर रही है सरकार, और ये कहते हैं हम जन कल्याण कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जन कल्याण का बताओ तो सही क्या किया देश के लिए? नेहा धवन जी कुछ कह, नेहा धवन जी। देखिए, कितनी हैरानी की बात है कि अपनी हार को और अपनी कांग्रेस की कमियों को आज इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। आज ये जन कल्याण की नीतियों की बात कर रहे हैं। अगर राजस्थान में जन कल्याण की नीतियां अगर जनता उन्हें स्वीकार करती है, आज विकास की बात क्यों नहीं करते? आप भागते क्यों हैं? ये बताओ ना। जनता की बेइज्जती कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप जनता के डिसीजन को आप गलत ठहरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता ने गलत डिसीजन लिया है, उनका अपना मत है। अगर वो आपके साथ नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की कोई जन कल्याण की नीतियां नहीं है, केवल धर्म के नाम पर। अगर धर्म के नाम पर जनता वोट दे रही है तो आप भी धर्म की बात कर लीजिए। आप धर्म की बात क्यों नहीं करते हैं? आपके पास नीतियां हैं तो जनता आपकी नीतियों को नहीं देख रही। आप धर्म की बात नहीं कर रहे, जनता उसके साथ भी नहीं जा रही। तो आप सोचिए कि कांग्रेस को जनता किसी भी परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं कर रही है। आज जनता ने आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से नकारा है, तीनों प्रदेशों में नकारा है, और ये बात आपसे सहन नहीं हो रही। आज भी अगर आप इस हार से सीख ले लेंगे, कांग्रेस अगर इस हार से सीख ले लेगी तो हरियाणा में फिर भी आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। अदरवाइज तो आपको हरियाणा में भी ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। आप देखिएगा जिस तरह से आप जनता जनार्दन के विचारों को, जनता जनार्दन के जो विचार हैं उनको आप नकार रहे हैं, उनको आप तवज्जो नहीं दे रहे, उनको आप महत्व नहीं दे रहे। आज जनता का रुख अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो जनता ही गलत हो गई आपके लिए। नेहा जी, एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि क्या बीजेपी को भी वोटों को देखते हुए ये उनकी मजबूरी बन जाती है कि जातियों पर बात की जाती है, धर्म पर बात की जाती है? एक तो राम मंदिर का जिक्र, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक रैली में जाकर यह बताना पड़ता है मेरी जाति क्या है, यह बताना पड़ता है कि मुझे गाली दी कांग्रेसियों ने, ओबीसी को गाली दी है। ये सिंपैथी गेनर का काम जो चल रहा है पिछले कुछ सालों से, ये मजबूरी बन जाती है। विकास के मुद्दों की बात करते हैं बीजेपी नेता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट उसके बाद इस पर क्यों बात होती है? इस पर क्यों कहा जाता है कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं? एक ओबीसी प्रधानमंत्री को गाली दी है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और मैं वाकई बहुत खुश होकर इस बात का जवाब दूंगी और क्लियर करूंगी इस बात को कि क्यों प्रधानमंत्री जी को ओबीसी की बात कहनी पड़ी। देखिए, जब बात आती है कि हम कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो परिवारवाद की पार्टी है, उसके विपरीत में जो कांग्रेस कटाक्ष करता है, तो प्रधानमंत्री जी को ये बात कहनी पड़ी कि हम हर समाज की बात करते हैं, क्योंकि हमारे ही पार्टी की वजह से एक एससी समाज का, एक दलित समाज का प्रेसिडेंट बनकर आया, एक एसटी समाज से
प्रेसिडेंट बने, और वो स्वयं भी ओबीसी समाज से हैं जिन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है, ये जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। दूसरी बात जो आपने की कि जाति की बात हम नहीं करते, क्योंकि जातीयत गणना की बात चाहे वो संसद में उठाने की बात हो और चाहे वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में लाने की बात हो, केवल और केवल कांग्रेस ने इस बात का पक्ष लिया है और वो इसकी पक्षधर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये बात हमेशा ही क्लियर की है कि हमने समान विकास की बात की है, हमने ना तो क्षेत्रवाद को माना ना जातिवाद को माना, और जातिगत गणना के लिए हम जो है वो उसके साथ भी नहीं है, समर्थन में भी नहीं है। क्योंकि देखिए जब जातीय गणना शुरू हुई थी तो कांग्रेस के समय में शुरू हुई, और आई थिंक ये 1872 में पहली बार जब ये जातीय गणना शुरू हुई थी, सन का थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, शायद 1872 में ही स्टार्ट हुआ था। उस समय भी अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े करने के लिए, भारत को जब उन्होंने देखा कि ये अखंड हैं, आपसी इनका प्यार प्रेम बहुत है, तो इनको कैसे अलग किया जा सकता है, उन्होंने ये रचना रची कि इनको जातियों में बांट दिया जाए, आपस में लड़ा दिया जाए। वो जातीय जनगणना के हिसाब से किया गया था, और वही रणनीति आज कांग्रेस जो है 2023 में भी अपनाने की बात कर रही है कि किस तरह से इनको जातियों से, बिल्कुल बिल्कुल ये है ही अंग्रेजों की पार्टी। चलिए अब नेहा जी मैं आता हूँ बात में आपके पास। अब केवल डिंगरा जी, डॉक्टर गुरमीत इस वक्त एक और सवाल खड़ा हो रहा है, और वो है इंडिया गठबंधन के भविष्य पर। कांग्रेस का ये प्रदर्शन इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस की स्थिति को लेकर किस तरह का प्रभाव डालने वाला है? इस गठबंधन में किस तरह की चर्चाएं शुरू हो सकती हैं? देखिए अभी तो अंडर शॉक होंगे पूरी तरह से, क्योंकि एक बड़ी हार हो गई। और जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, देखिए उसमें कई पार्टियां हैं, उन पार्टियों में जो बाकी पार्टियां हैं जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में हैं, मान लीजिए बिहार का आप उदाहरण ले लें या और जगहों का ममता जी का ले लें, है ना, तो अब इस समय जो सबसे ज्यादा झटका लगा है वो कांग्रेस को लगा है, क्योंकि एक संयोग है कि चारों राज्यों में कांग्रेस मुख्य मुकाबले में थी, जहां पर एक राज्य में उन्होंने वापसी की, और वो महत्वपूर्ण राज्य है, ऐसा नहीं है तेलंगाना हर दृष्टि से, लेकिन जो 3 बड़े राज्य हैं जिसकी हम पहले भी बात करें कि ज्यादातर लोकसभा की सीटें इधर से आती हैं, और वहां पर अब जो बात है कि एक तो कांग्रेस की अपनी पोजीशन विद इन गठबंधन और कमजोर होगी मुझे लगता है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में और जो बाकी जो रीजनल क्षत्रप हैं, वो चाहे नीतीश कुमार हो या अखिलेश जी हो या और लोग जो हों, वो लोग शायद अब और ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से बात करेंगे। खुलकर बोल भी रहे थे अखिलेश यादव ने, तो काफी कुछ मध्य प्रदेश के चुनाव में बोला भी। बोलने को तो सर अब तो कांग्रेस के अंदर, अभी मैं एक बयान देख रहा था, संदीप दीक्षित ने काफी टिप्पणी की है, जो शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं और सीनियर MP रहे हैं कांग्रेस के, मध्य प्रदेश को लेकर। तो वो तो बहुत सारी चीजें अब आगे आएंगी, लेकिन जो इमीडिएट जो पहला एक है वो ये है कि जो गठबंधन के अंदर अभी देखिए एक जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या ये 1 सीट 1 कैंडिडेट वाला फार्मूला ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, क्योंकि बहुत राज्यों में समस्या है। अब उदाहरण के लिए पंजाब में समस्या है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैसे साथ चलेंगे, तो इनके इनर कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो इस चुनाव से उसका मनोबल और बढ़ेगा, है ना, और वो और दुगने जोश से, और फिर आप जानते ही हैं वो उसको प्रचार तंत्र में तो कोई कमी है नहीं। आप देखिए वो जो जब भी चुनाव होता है और जिस तरह मोदी जी जाते हैं अपने पार्टी ऑफिस में और फिर वहां पर फूल बरसते हैं, ये सब होता है, ये सब पहले कहाँ होता था, ये सब उनके अपने आइडियाज हैं, है ना। अब कई बार मैं कहता हूँ ये जो मन की बात है, बहुत लोग आलोचना करते, पर पहले अगर कोई प्रधानमंत्री चाहता तो ये थोड़ी कि रोक सकता था कोई उसको, वो उनके अपने वो परीक्षा पे चर्चा, मन की बात, जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो कनेक्ट करते हैं। आज शाम को आप देखेंगे सारी जगह लाइव आएगा, फिर केवल जी कहेंगे कि सारे चैनल पे लाइव आ रहा है। अब कोई इवेंट है, अगर देश का प्रधानमंत्री अगर किसी कार्यालय में जाके बोल रहा है या वो भाषण दे रहा है, तो फिर वो आपकी तो जो जनता देखना चाहेगी तो उसको दिखाना आपकी मजबूरी है, ये चीज़ इन्हें समझनी भी पड़ेगी। लेकिन मुद्दा ये है कि इस चुनाव का जो आपने कहा ना, जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के लिए फिलहाल खासतौर पर कांग्रेस के लिए एक झटका होगा, और वो किस तरह से इससे उभर के कितनी जल्दी वो अपने हाउस को ऑर्डर में करेंगे, कितना जल्दी वो इस चीज से रिकवर करेंगे, है ना, आफ्टर शॉक, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो वो मान के बैठे हुए थे, कुछ एग्जिट पोल में माहौल डॉक्टर गुरमीत, इसी बीच एक और मेरा सवाल था। आपने पहले ही कह दिया कि आप इसको सेमीफाइनल की तरह नहीं देखते, लेकिन हाँ संकेत जरूर जाता है, एक संदेश जरूर जाता है, और वो भी लोकसभा चुनाव जो बहुत करीब है। मतलब अब कल से ही और बल्कि आज से ही चर्चा शुरू हो चुकी है, पहले से भी चर्चा शुरू हो चुकी है, और अब सीधी तैयारी सभी पार्टियों की लोकसभा चुनाव पर है। हिंदी भाषी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं केंद्र में सरकार बनाने को लेकर, जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पर आते हैं। तो कांग्रेस के लिए जो, और दूसरी तरफ कांग्रेस साउथ में अपने आप को मजबूत करे, चाहे कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो
उधर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ की स्थितियों को देखते हुए ये जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, ये बीजेपी को बिल्कुल एक तरीके से पूरी मेजोरिटी के हिसाब से लग रहा है कि एक बार फिर बीजेपी यहाँ पर इस हिसाब से नजर आ रही है, अपनी सरकार अपने दम पर बनाती हुई। देखिए, ज्यादातर जो पहली बात तो मैं चुनाव का जो आपको बता रहा था कि अलग होता है। देखिए, 2019 से पहले पुलवामा हुआ था, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, वो किसी को पता तो नहीं था कि वो होने वाला है। अब कांग्रेस के लोग कह सकते हैं कि उन्होंने कराया, बट जैसे भी कोई भी घटना कभी हो जाती है और वो चुनाव पर एक बड़ा असर डाल जाती है। तो आने वाले समय में अगले 4 महीने में क्या होगा, उस अर्थ में मैंने कहा कि हर दिन अलग होता है, हर चुनाव अलग होता है। जहां तक मनोबल की बात है, अरे 2 राज्यों में 3 राज्यों में सत्ता आना अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, तो वो तो है ही। लेकिन जहां तक आप ये कह रहे हैं कि 24 का, देखिए ज्यादातर जो न्यूट्रल लोग हैं, अब वो अलग बात है कि कांग्रेस के साथी जो है वो उसको नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं न्यूट्रल नहीं है। नहीं सर, इसमें एक बात ये आ रही है ना बार बार कि पीएम मोदी के चेहरे को देखकर, ज्यादातर बात को देखकर माहौल लग रही है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, ऑन द रिस्क ऑफ बीइंग सेड कि भाई ये तो किसी के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन असलियत बात यही है कि ज्यादातर जो न्यूट्रल लोग हैं वो ये समझते हैं कि 2024 में मोदी जी का पलड़ा फिर भारी रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो 29 में क्या होगा, जो न्यूट्रल लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई क्योंकि उसके बाद जो है वो मोदी जी कितनी राजनीति करना चाहेंगे, क्योंकि वो 75 भी क्रॉस हो जाएंगे अगर आप सोचें तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या सक्सेशन की फाइट होगी, बहुत सारी बातें अभी होती हैं, उन पे अभी नहीं जाते। जहां तक 24 का चुनाव है आज की तारीख में, और इन चुनावों से उस बात को बल मिला है कि 2024 में मोदी जी का पलड़ा एक बार फिर यानी तीसरी बार भारी रहने वाला है। और इसी देश में देखिए, ये कोई 2 बार आना, मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं कि भाई मनमोहन सिंह जी जो कि इतने सक्रिय भी नहीं थे, मोदी जी की तरह उनके पास भाषा भी नहीं थी, इतने जुमले भी नहीं थे, इतना उनकी भागदौड़ भी नहीं उतनी कर पाते थे, वो भी दो टर्म ले गए थे। तो उसमें क्या बहुत बड़ी बात है अगर कोई 3 टर्म ले जाए। हम लोग सब भूल जाते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री को, वो बैठे आराम से। एक सवाल है मेरा इसमें बीच में, गुरमीत जी, क्या 2019 वाली स्थिति आपको लगती है, आपने 24 का जिक्र किया कि ठीक है मोदी जी काम नहीं कर रहे, मोदी जी ने काम नहीं किए, लेकिन उनके सामने कौन, ये वाली स्थिति है आज? नेचुरली है। इसमें देखिए जो इंडिया गठबंधन बना, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत जोड़ो राहुल गांधी जी ने की, वो एक अच्छा मूव था, सब लोगों ने ये बात मानी कि वो अपनी इमेज को सुधार रहे हैं, है ना। उसके बाद ये इंडिया गठबंधन बना, इसमें ये बात हुई कि हाँ अगर एक सीट पे एक आदमी ला पाए, एक उम्मीदवार ला पाए और पोलराइजेशन हो पाई, मतलब जो मोदी एंटी वोट है ना, अगर वो पोलराइजेशन हो पाई तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक 2024 में चुनौती कांग्रेस पेश कर सकती है या इंडिया अलायंस पेश कर, उसको इस रिजल्ट से फिलहाल तात्कालिक तौर पे झटका लगा। वो जो एक माहौल बन रहा था कि भाई 24 आसान नहीं होने वाला, केक वॉक नहीं होने वाला जैसे 19 में हो गया था, हालांकि बहुत सारे लोग ये मानते थे कि फिर कोई एक बड़ी चीज होगी, है ना, मतलब लोगों का अपना गैस वर्क था, या कोई एक चीज आएगी या यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, कुछ भी आ जाए। लेकिन 24 से पहले जो एक माहौल बना था, खासतौर पे जैसे मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लें, कर्नाटक की जीत की बात कर लें, हिमाचल की जीत की बात कर लें, अब आज देखिए पूरे नॉर्थ में एक हिमाचल छोटा सा राज्य रह गया जहां कांग्रेस का जो है वो हाथ लहरा रहा है। अदरवाइज मैं एक और बात आपसे करना चाह रहा था, बस बहुत संक्षेप में टिप्पणी, फिर केवल डिंगरा जी आपके पास आ रहा हूं। अगर छत्तीसगढ़ आज कांग्रेस के पास बच जाता तो फिर कांग्रेस की स्थिति को लेकर यह कहा जा सकता था कि बहुत खराब नहीं हुई, बल्कि बहुत हद तक बहुत सही रही। 100% अगर छत्तीसगढ़ आ जाता तो एक कॉन्सोलेशन होती और 2-2 हो जाता। और जहां पे देखिए एक और होता है ना, जब एग्जिट पोल ने माहौल बना दिया, अदरवाइज लगा कि भाई वहां पर कोई नेता नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, ये वो दाएं बाएं, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता, देखिए अब स्टेज पे तो कोई नहीं, अब टीवी पे तो कोई नहीं कहता, हमारी भी कई लोगों से बात होती है, वो लोग खुद छत्तीसगढ़ को लेके आश्वस्त नहीं थे, जी बिल्कुल, राजस्थान को लेके बल्कि वो लोग आश्वस्त थे जिनसे मेरी बात हुई, है ना। लेकिन वहां पर तो अगर वहां हो जाता तो एक तो कहने के लिए नंबर में 2-2 हो जाता, है ना, तो बराबरी मिजोरम का तो अभी कल आना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी स्टेक उस तरह से नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, ये 4 राज्य थे। अब उसमें अगर 2-2 हो जाता तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी सांत्वना होती, केवल जी के पास भी कुछ कहने के लिए होता और उनके पास भी होता, और खास तौर पे तब क्योंकि रिपीट होता है ना, तो एक ये भी होता कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी नहीं रिपीट करती है, हम भी रिपीट करते हैं। अब तो अब ये भी नैरेटिव चलेगा कि कांग्रेस जहां जहां रहती है वहां पे जनता उनके कामों से त्रस्त होकर उनको रिजेक्ट कर दे, ये भी नैरेटिव दो जगह गंवा दी। केवल ढिंगरा जी, पीएम मोदी की छवि इन चुनावों से, नतीजों से और ज्यादा मजबूत हुई है और ज्यादा लोकप्रियता बढ़ी है, ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है और ये नैरेटिव चल रहा है, तो राहुल गांधी की छवि पर असर पड़ा है, उनकी कम हुई है कि जो एक माहौल बना था भारत जोड़ो यात्रा के बाद और जो पब्लिक को लेकर, लेकिन अब फिर उनकी छवि पर भी सवाल उठेंगे इससे?
नहीं, देखिए नासिर भाई, ये स्टेटों के चुनाव है। हालांकि मोदी जी सारी स्टेटों के अंदर खुद चेहरा है, लेकिन राहुल गांधी चेहरा नहीं है ना। राहुल गांधी तो सिर्फ कहीं रैली पॉइंट पे गए या कहीं वो गए। छत्तीसगढ़ में बघेल चेहरा थे और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत चेहरा थे। अच्छा, जहां तक चेहरों की बात है, चेहरों की कांग्रेस तो जो है विकास के रूप में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा नहीं है? नहीं, मैंने आपको स्टेट्स में बात कही, लेकिन 2024 में तो होंगे डिग्रा साहब। 2024 की बात नहीं कर रहा मैं, इन चुनावों की बात कर रहा हूं। होंगे क्या? अब 2024 की बात पे आता हूं। मैं एक पहले ये बात को क्लियर कर रहा था, मैंने गुरमीत जी को सुना, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि यहां हम जो है अशोक गहलोत के चेहरे पे चुनाव हुआ ना, उधर बघेल साहब के चेहरे पे चुनाव हुआ और उधर से ओपोनेंट में मोदी जी थे। बिल्कुल। अब जहां तक लोकसभा की बात है, तो लोकसभा में 22 करोड़ वोट 2019 में मोदी जी को मिले थे और कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले थे और 34 करोड़ वोट जो है इंडिविजुअल दलों को मिले थे। अब अगर हम उस तरीके से अगर आंकलन करेंगे तो इंडिया गठबंधन में वो 34 करोड़ के सारे दल तो उसी में ही है। अगर हम उस तरीके से देखेंगे तो वो सारे प्लस हो जाते हैं आपस में। वो इसके साथ कैसे आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं? मैं आपको फिर कहता हूं, ये बातें इस बात पे निर्भर नहीं करती। ये बात इस बात पे जरूर निर्भर करती है कि हम अपने देश को विकास की गति पे लेके जाना चाहते हैं या धर्मों जातियों में बांट करके वोट लेना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ नॉर्दर्न एरिया के जो हिंदी भाषी इलाके हैं वहां पे। साउथ हरियाणा जो साउथ इंडिया है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर जात और धर्म की राजनीति करे, जो साउथ के एरिया वहां पर विकास की राजनीति करे? कांग्रेस की विचारधारा कोई भी इस तरह की जातियों में भेदभाव करने की नीति नहीं है। अच्छा, इसलिए वो नहीं करेगी। चाहे लोकसभा में हम आए, चाहे हम लोकसभा में नहीं आए, हमारा काम विचारधारा के रूप में ही रहेगा। और आपको यह बताना चाह रहा हूं, अगर हम आएंगे तो फिर विकास की धारा बहेगी, और अगर हम नहीं आएंगे तो ये 167 करोड़ लोन जो है, लाख करोड़ का लोन जो है देश के ऊपर, ये 300 अब आप इस बात को इतना बार बार दोहरा रहे हैं तो क्या जनता के दिल में उतार पाएंगे? आप कह रहे हैं कि फिर वही बात आएगी। मैं आपको मोटा सवाल का जवाब दे रहा हूं ना, कि अगर तो हम आएंगे तो विकास की धारा में चलेंगे, अगर हमारी ओपोनेंट पार्टी आएगी तो हमारा जो 167 लाख करोड़ का लोन देश के ऊपर हो चुका है, ये 300 लाख करोड़। जनता कैसे समझेगी आपकी इस बात को? कैसे समझेगी जनता इस बात को? मैं अभी आपको लिख के देता हूं। कैसे समझेगी? केवल ढींगरा जी, जनता को समझाना मकसद है ना। जनता कैसे समझेगी इसकी कर्ज कितना है? मैं तो बता रहा हूं ना, ये टीवी माध्यम से समझ रही है। तो क्या आप टीवी पर अब आप टीवी पर फोकस करेंगे अपना? और नासिर भाई यही तो बता रहा था कि टीवी माध्यम से देश के लोगों को बरगलाया जा रहा है। नासिर, टीवी माध्यम जो है वो देश के लोगों को हिला रहा है। ढींगरा साहब, बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि माँ बेटा तो बेल पर है, ये विकास की रेल कैसे चलाएंगे? ईडी इनके पीछे पड़ी हुई है, कल को जेल में चले जाएंगे। झूठे कहानियों से केस गढ़े जाते हैं, इसका सब देश को पता है। इस चुनाव से पहले भी आपने देखा होगा मुद्दा नहीं है, जितने आए हैं वो आकलन हो जाएगा। 2G का भी हुआ था, बाकियों का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज बताना चाह रहा हूं, जिस टाइम इनका टाइम आएगा तो ये बचेंगे नहीं। ये 100% जिस तरह से चौटाला साहब को सजा हुई है ना, उस तरह से इनको होगी। नेहा धवन जी, नेहा जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान के शटर डाउन हो चुके हैं। लोगों ने उन्हें नकार दिया है, ये बात इन्हें स्वीकार नहीं हो रही है। आज अगर लोग इनकी विकास की रणनीति को मानते, जन कल्याण की नीतियों को जानते और उनके साथ खड़े रहते, अगर इनकी कोई जन कल्याण की नीतियां होती तो ही तो जनता इनके साथ खड़ी रहती। भ्रष्टाचार तो इनके सरकार में आपके पास कोई जन कल्याण की नीति है तो बताओ। मैं तो बैठा हूँ आपकी आवाज सुनने के लिए। जन कल्याण की नीतियां, स्टैम्प पेपर का घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, वो तो बताओ। माफिया की सरकार, कांग्रेस की सरकार रही, ये आप भूल सकते हैं क्योंकि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आप धन पचा सकते हैं, लेकिन जनता आपकी भ्रष्टाचार की नीतियों को भूली नहीं है। आज जनता ने ये बात बिल्कुल सही साबित कर दिया है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ भी आपके हाथ से निकल गया, राजस्थान आपके हाथ से निकल गया, और फिर से मध्य प्रदेश में चौथी बार हम निरंतर सरकार बना रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने पहले भी 3 बार बीजेपी को कॉन्टिन्यूअसली अपना विश्वास दिया था, और बीच में एक बार उन्होंने आप पे यकीन किया, लेकिन आपने उनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया, और फिर से जनता ने जो है बीजेपी को वापस अपनी जगह दी। छत्तीसगढ़ में भी आपके जो फॉर्मूले थे, जो प्लान थी, जो स्ट्रेटेजी थी, जो नीतियां थी, जो भी कांग्रेस अपने आप को जो जन कल्याण की नीतियों की बात यहाँ बार बार कमल जी कर रहे हैं,
वो नीतियां फेल हो चुकी हैं, ये बात आपको स्वीकारना नहीं है। लेकिन इसी डिबेट में आप इतनी बार चिल्ला कर जो है वो कर्ज की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के, तो क्या आप आज चैनल पर नहीं बैठे? यहीं बैठ के हर डिबेट में आपके कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं, यही 4 लाइनें वो पिछले 2 साल से मैं सुन रही हूँ रिपीट करते आ रहे हैं। फिर भी आप मानते हैं कि जनता आपकी इन बातों को सुनने रही है और जनता आपकी इन बातों को यकीन नहीं कर रही है। तो अपनी लाइन बदलिए, अपनी स्ट्रैटेजी बदलिए, अपना प्लान बदलिए। इस बात से सीख जाना चाहिए कि काम कीजिए पिछली ना, 10 हमें अपना डिबेट काम में तो करने आप भी दीजिए। यही शब्द बोल रहे हैं और मैं ही सुन रही हूँ। मैं खुद बोर हो चुकी हूँ, तो जनता भी तो बोर हो गई होगी। चलिए ठीक है, अब दूसरी बात पर आते हैं। डॉक्टर गुरमीत समझ नहीं रही है, इस बात को समझिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अभी एक और बात का जिक्र किया था हरियाणा के लिहाज से इस चुनाव की अहमियत कि 2 कांग्रेस के बड़े नेता 2 राज्यों के प्रभारी थे, मध्य प्रदेश के रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा छत्तीसगढ़ की, और वो हरियाणा में भी अपनी दावेदारी को बहुत मजबूती के साथ दिखाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पहले 4 गुटों में हुआ करती थी, अब 2 गुट नजर आते हैं, एसआर के और हुड्डा गुट। तो जो हरियाणा में उनकी दावेदारी इन दोनों ही नेताओं की कांग्रेस को लेकर या कांग्रेस में अपने संगठन को लेकर, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इन दोनों नेताओं के हिसाब से रास्ते और कितने आसान हो चुके हैं? अब देखिए, हरियाणा में चुनाव लोकसभा के बाद है, तो अभी थोड़ा दूर है, पास हो जाए तो अलग बात है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि जो आदमी का, जैसे मान लीजिए कर्नाटक में रणदीप जी प्रभारी थे, तो वो चाहे, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति में चीजें तात्कालिक होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। आज के समय में आप बात करोगे तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में सरकार आ जाती तो शैलजा जी को लाइमलाइट मिलती, उनको क्रेडिट मिलता। अब नहीं आई वहां पर, तो उनके लिए और भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश तो फिर भी थोड़ा टफ माना जा रहा था, छत्तीसगढ़ तो एकदम माहौल बना हुआ था। मध्य प्रदेश में भी अगर कोई फाइट अच्छी बन जाती या खुदा ना खास्ता कांग्रेस सत्ता में आ जाती, क्योंकि जो पिछला चुनाव था अगर आपको याद हो, ये तो बाद में ज्योतिरादित्य जी को तोड़ा, अदरवाइज उस समय कांग्रेस की सीटें थोड़ी सी ज्यादा थी, बहुत नैरो मार्जिन था लेकिन ज्यादा थी, 5-7 सीट, तो कांग्रेस सत्ता में आ भी गई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। तो दोनों ही नेताओं के लिए आज ये जो हार हुई है उसमें उनका भी एक वो माना जाएगा, और उनका जो ग्राफ है वो उसमें कमी आएगी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अच्छा, जहाँ तक गुट की बात है, अगर आप याद करेंगे ना, तो जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है हमेशा वो एंड में आगे 2 ही गुट हो जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि भजन लाल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह, ये सब लोग साथ थे भजन लाल जी के खिलाफ। आज की तारीख में क्योंकि हुड्डा साहब जो है वो चेहरा एक तरह से, या वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो बाकी जो एसआर के हम जो बात कर रहे हैं वो लोग साथ हैं कि भाई चलो पहले इनको चैलेंज करना है। हरियाणा के लिए इसलिए क्योंकि देखिए अब नॉर्थ में हिमाचल में रहेगा, हिमाचल बहुत छोटा सा राज्य है, यहाँ पर हरियाणा में बहुत कांग्रेस को उम्मीदें हैं अगले चुनाव में, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, मध्य प्रदेश के बारे में लोग कह रहे थे कि माहौल बना हुआ है ना, कांग्रेस जो है वो आ सकती है सत्ता में। ऐसे ही इसमें मानने में कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में एक माहौल बना हुआ है कि भाई अब तो सरकार जाएगी चाहे कुछ भी कर ले, ऐसा एक माहौल बना हुआ है अगर आप लोगों से बात करेंगे तो। उसमें अब अगर उसमें कोई चीज़ गड़बड़ होती है, अब आज मान लीजिए राजस्थान सटा हुआ प्रदेश है ना, तो उससे एक प्रकार का मैसेज जाता है, उनके मनोबल भी बढ़ते हैं और उनको लगता है कि भाई हम भी रिपीट कर सकते हैं, तो वो भैया हैट्रिक मान सकते हैं। वैसे भी मनोहर लाल जी तो आप लोग शुरू में याद होगा उनको मिनी मोदी कहते थे, क्योंकि उनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, है ना, दोनों ही अविवाहित भी हैं और भी कई सिमिलैरिटीज़ मानी जाती हैं कंप्यूटर को लेके ये वो। तो वो अगर मोदी जी हैट्रिक लगाते हैं तो वो भी एक हैट्रिक की कोशिश जरूर करेंगे हरियाणा में, तो उसके लिए कांग्रेस को कमर कसनी चाहिए। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहेंगे कि नहीं टीवी की वजह से हो रहा है या राम मंदिर की वजह से हो रहा है या और, आपको लड़ाई जब लड़नी है तो लड़नी है, बस उसमें फिर आपको सब कुछ झोंक देना है, आप साइड में नहीं बैठ सकते जब आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ रहे हैं, फिर और ज्यादा झोंक देना। अगर कुर्सी की होती फिर भी आप थोड़ा चलिए कि कहिए कि ठीक है भाई काम तो चल ही रहा है सबका। ये नेता लोग जो है हमारे आपकी तरह नौकरी पेशा तो होते नहीं है कि उनको दिक्कत हो किसी तरह की आर्थिक या और समाज में कोई जगह, तो उनकी बहुत बनी हुई है, पहचान भी बनी हुई है, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो। लेकिन अगर आप देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ये आंकड़ा आज लाए हैं, हालांकि मैंने ये उनके नेताओं के मुंह से भी नहीं सुना फ्रैंकली कि ये कौन सा आंकड़ा है जो इन्होंने आज कम से कम 10 बार कहा है, और मेरी उसमें अज्ञानता हो सकती है। और जो अभी कुछ करोड़ का कह रहे कि 300 लाख करोड़ वट एवर जो भी, मैं ये कह रहा हूँ देश पे जो कर्ज है, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम मेरा ज्ञान हो सकता है अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में वैसे ही मैं बहुत कमजोर हूँ, और मेरा ये भी विश्वास है कि राजनीति आंकड़ों पे चलती भी नहीं। आप लोग करोड़ के उससे, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति हिंदुस्तान में भावुक मुद्दों पे चलती है। लेकिन मैं इनको ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग सब चाहते हैं, क्योंकि देखिए
अगर विपक्ष कमजोर होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक अधिनायकवाद की स्थिति बनती है। तो हम लोग भी नागरिक के तौर पे इनको शुभकामना, ये नाराज हो जाते हैं कई बार जब हम इन्हें कहते हैं भाई सही से एड्रेस करो प्रॉब्लम को, तो ये हमें कह देते हैं नहीं जी ये तो किसी का पक्ष ले रहे हैं, कई बार नाराज हो जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि ये देश को बचाने की लड़ाई है और विचारधारा को बताने की लड़ाई, फिर तो आपको बहुत रात दिन एक करना पड़ेगा और आपको अपना कुनबा भी संभालना पड़ेगा। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग जो कि बहुत जिनमें पोटेंशियल माना जाता था कांग्रेस की दृष्टि से, कम मुझे ये याद है, और एक मंत्री के तौर पे भी उन्हें अच्छा माना जाता था और ये भी कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी में नहीं जाते, ऐसे लोग वो तोड़ के ले गए। हमारे हरियाणा से आप जानते हैं वीरेंद्र सिंह को ले गए, राव इंद्रजीत सिंह को ले गए, ये सब लोग कांग्रेस से ही तो गए। कुलदीप बिश्नोई को ले गए और भी कई नाम, अशोक तंवर चले गए, बहुत लोग। दूसरी जगह मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस को और सभी लोगों को, इंडिया गठबंधन के भी जो लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में बहुत सारे लोग हैं जो मौजूदा सरकार की नीतियों से सहमत नहीं होंगे, तो उनको एक उम्मीद देना ये नेताओं का काम है। अगर वो आप पे डाल देंगे कि जी पहले आप प्रचार करना हमारा शुरू करो, फिर हमें एक दो बयान आए हैं नेताओं के, हम वो भी सुनाते हैं, फिर मैं आता हूं केवल ढिंगरा जी आपके पास। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी इस जीत को लेकर क्या कुछ कहा, बीजेपी की इस जीत को लेकर और इस प्रदर्शन को लेकर, वो भी सुनते हैं। जो चुनाव के नतीजे जो अभी सामने आए हैं 4 प्रदेशों के, और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है, जो रुझान है, और ऐसी ऐतिहासिक जीत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक जीत होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ने कहा था, ये गारंटी मोदी जी ने कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी है, और अंतिम व्यक्ति तक विकास का, अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति को जो विकास को गति देना, अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं को लाभ मिलना, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को, हर चीज़ को जो आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, ये उसका परिणाम है। और आने वाले समय में तो ये इस तरह के जो रुझान हैं, ये आने वाले 1 घंटे के बाद ये परिणाम में बदलने वाले हैं, और तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय। तो ये सारे बयान और परिणाम, ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जिसकी जीत होती है खुश भी वो होता है और अपनी रणनीति को मजबूत बताता है, जिसकी हार होती है उसको मंथन करना पड़ता है। अब ये मंथन कांग्रेस के लिए कितना और ज्यादा जरूरी हो जाता है और कितनी गहराई से कांग्रेस इस पर मंथन करती है, ये देखने की बात होगी। केवल ढिंगरा जी, हरियाणा कांग्रेस इससे क्या सीखेगी? देखिए, हरियाणा कांग्रेस तो अपना काम कर रही है। हरियाणा में हमारी मुद्दों की लड़ाई बीजेपी के साथ है, और आप ये देखेंगे कि हरियाणा में एक तरफ देश जाएगा और हरियाणा एक तरफ जाएगा। अच्छा। बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ हरियाणा के अंदर होगा, दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। पहले भी इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन 15 सीटों से 31 सीट हमारी आई थी उस समय, और इन्होंने 75 पार का नारा दिया था। अब की बार ये सिचुएशन रहेगी, जिस तरह से खट्टर साहब का हरियाणा के अंदर जो काम रहा है, हरियाणा को 3 बार जलाने का काम किया है, और हरियाणा में कम से कम 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुआ है, माथे और छाती पे गोलियां मारी गई हैं, और हर वर्ग को पीटने का काम किया है। आपको बता रहा हूं मैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे वो बॉस कर्मचारी बच्चे हों, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो कोई भी समुदाय ले लो, जितने कर्मचारी वर्ग होंगे या जितने वर्ग होंगे, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी को पीटने का काम किया है, लाठियां बांधी है इन्होंने। और जो 1 साल तक हरियाणा के दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान को बिठा करके रखा, 750 किसान शहादत कर गए उसके अंदर। और उसके बाद ये सरकार, जो मोदी जी ने आके 1 ही मिनट में ये कह दिया कि मैं माफी मांगता हूं और ये किसान काले कानून 3 वापस लेता हूं। आप देखिए, 1 साल तक जो है जब लाठियां बांधी हो और उसके बाद 1 ही मिनट में माफी मांग करके कानून वापस लेते हो, तो उसके बावजूद ये पता लगेगा कि हरियाणा की जनता उस पर किस तरह से वोट करती है। हाँ, वो वही विकास की बात आती है, वही धर्म जातियों को तोड़ने की बात आती है। इन लोगों ने जाट रक्षण के नाम पे जाट और नॉन जाट का मुद्दा लेकर के आए थे हरियाणा में खट्टर साहब। उसके बाद नूह के अंदर हिंदू और मुस्लिम बढ़ाने का काम किया, कैथल के अंदर राजपूत और गुजर को आपस में भिड़ाने का काम किया। इनका काम ही यही है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो ये काम कर रहे हैं, हरियाणा की जनता समझदार है। अच्छा, एक और बात बताइए केवल ढिंगरा जी, ये काम कामयाब भी हो रहा है?
लेकिन ये हरियाणा के अंदर बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। हरियाणा की जनता ये बात को समझती है, हरियाणा छोटा स्टेट है, एक जगह से दूसरी जगह पे सारी बात आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को आपस में भिड़ा रही है, लड़ा रही है। बिल्कुल। आपका अपनी पार्टी के बारे में, केवल डिंगरा जी, अपनी पार्टी के बारे में क्या कहना है जब आपकी पार्टी के नेता आपस में उलझ जाते हैं? कल की एक तस्वीर, ताजा तस्वीर, चरखी दादरी में कांग्रेस के दो नेता एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष कर रहे थे, नसीहत दे रहे थे। एक कह रहे थे कि संगठन बने ना बने जीत कर रहेंगे, दूसरा कह रहे थे कि ऐसी बात मत करो, आपकी छोटी सोच है। इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, आपस में हमारे जो है कोई बात हो सकती है, डेमोक्रेटिक इनको कौन लड़ा रहा? बीजेपी वाले लड़ा रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं। आप सुनिए ना मेरी बात। आपस में कोई अपनी बात, डेमोक्रेटिक पार्टी है, कोई बंदा अपनी बात रख सकता है, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व के अंडर सभी लोग एक है और एक ही रहते हैं। कोई कहां कोई मनमुटाव, कोई इस तरह की बात नहीं होती। मतभेद होता है। जब संगठन की बात आई तो रात ही रात में कुमारी सैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला वो शिकायत लेकर पहुंच गए आला कमान के पास, केसी वेणुगोपाल के पास। देखिए, हर आदमी को अपनी मत रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। पार्टी हमारी डेमोक्रेटिक है। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी और उनके पास, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पास कोई गया ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सारे एक ही झंडे के नीचे सब इकट्ठे हैं। चलिए, ठीक है जी। जी नेहा दमन जी, फिर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे जी। मैं कमल, आपका कोई सवाल हो किसी से तो आप कर लीजिए। जी नेहा दमन जी। मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरे पास बस 2 लाइनें हैं कांग्रेस के लिए, शायद इनको सीख ले लेनी चाहिए आज की जो दृश्य इनके सामने है। एक रोज मैंने अपनी जिंदगी से यूं पूछा, एक रोज मैंने अपनी जिंदगी से यूं पूछा, बता तेरे जीने का तरीका क्या है, ये दर्द, ये घुटन, ये पीड़ा, इसे सहने का सलीका क्या है। मुस्कुराकर मेरी जिंदगी मुझसे यूं बोली, ये नहीं सीखा तो अब तक सीखा क्या है। कांग्रेस को आज के इस दृश्य से जो है वो सीख ले लेनी चाहिए कि जनता के मन में क्या है और जनता को क्या चाहिए। अब मैं एक दो लाइन्स के साथ, कुछ शेयर्स के साथ एक ब्रेक लूंगा कि शायद आज कुछ राजनीतिक पार्टियां ये कहेंगी कि ये न सोचा था कि अपनी बात से मुकर जाएंगे, वक्त आएगा तो हालात से डर जाएंगे, उनके चेहरों पर नकाबों को पड़ा रहने दो वरना अपनी ही निगाहों से गिर जाएंगे। और ना सिर्फ 2 लाइन नहीं है, मेरी 2 लाइन ही होंगी। बीजेपी के नेता आज ये भी कह रहे होंगे कि हो गया काम, जय श्री राम। ये बात भी है। और ये भी कह रहे होंगे शायद कांग्रेस के नेता भी कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर जैसे मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बीआरएस कह रही हो कि एक शख्स पास रहकर भी समझा नहीं मुझे, इस बात का मलाल है, शिकवा नहीं मुझे, मैं उसकी बेवफाई को इल्जाम कैसे दूं, उसने तो इब्तिदा से ही चाहा नहीं मुझे, पत्थर समझ के पांव की ठोकर पर रख दिया, अफसोस तेरी आंख ने परखा नहीं मुझे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। अच्छा, एक और लाइन आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? केवल डिंगरा। नासिर भाई, एक मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये अपनी बात करते रहे, कांग्रेस अपनी बात करती रहेगी, हम विकास की बात करते रहेंगे, ये धर्मों में बांटते रहेंगे। इनको धर्म में बांटना मुबारक, हमको अपना विकास मुबारक। नासिर भाई, ये 2 लाइन बस मैं भी बता दूं, 2 लाइन बस, क्योंकि बड़ा जरूरी है। पंजाबी में है, आप वैसे समझ जाएंगे। किसी ने पीछे सुनाई, बोलती बोलती मैं मरी, मरिया कई करोड़, जिसनु सुनना आ गया ओनू बोलन दी की लोड़। क्या बात। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब इस तरह की स्थिति हो तो सुनना भी आना चाहिए, बोलने से काम कम होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लगातार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहे खबर अभी तक के साथ, जल्द लौटते हैं।